हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम योर टीचर, योर मेंटर, योर फिजिक्स का, योर नीट का हमसफर जगजोत सर। यस डेफिनेटली मैं आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूं एक नया धमाकेदार टॉपिक लेके, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक लेके जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। डेफिनेटली लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, क्या नाम है इस चैप्टर का? रोटेशन, है ना। घुमा के रख देता है ये चैप्टर हमें, पर बहुत आसान चैप्टर है अगर हम इसको बहुत आसानी से समझें। और मैं बताऊं, इस चैप्टर का जो असली गेम है ना, असली फंडा है, वो हमारी विजुअलाइजेशन पे। हम कितने अच्छे से चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं, कितना हमारी सोच ब्रॉड है, हम कितने अच्छे से चीजों को सोच पाते हैं, उस पे ये चैप्टर डिपेंड करता है। तो यहां तो आप लोगों का असली टेस्ट है। ठीक है, डॉक्टर से ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन कौन कर सकता है भाई। भाई हमें नहीं पता हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, और आप लोग इतनी जल्दी विजुअलाइज करके बता देते हो कि भैया ये वाली पर्टिकुलर बोन क्रैक हो गई होगी, यहाँ ऐसा जॉइंट आ गया होगा, ऐसा आ गया होगा। ठीक है ना, मशीनरी तो हमें फिर भी एक मशीन से हम थोड़ा बहुत व्यू ले लेते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, बट फिर भी इंटरनली हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है एक डॉक्टर अच्छे से जान सकता है। इसका मतलब डॉक्टर्स की विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छी होती है ना। सो ये चैप्टर अगर आप विजुलाइज कर सकते हो, यानी कि आपके असली टेस्ट इसी चैप्टर में भाई। देखना पड़ेगा आप लोग कितने अच्छे डॉक्टर बनने वाले हो, आपका विजुलाइजेशन कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे से चीजों को रियलाइज कर पाते हो, विजुलाइज कर पाते हो। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए ही बना है भाई। ठीक है, और आपसे अच्छा ये चैप्टर कोई नहीं कर सकता। अरे मैं नहीं मानता जेई वाले आपसे अच्छा कर सकते हैं इसमें। अरे क्योंकि आपकी विजुलाइजेशन पावर ज्यादा है यार। ठीक है ना। तो यस डेफिनेटली अपने को सबसे ऊपर मानेंगे इस चैप्टर में, और बिल्कुल मान के चलेंगे सर अगर हम करेंगे ये चैप्टर तो सबसे बढ़िया तरीके से करेंगे। हमसे बेहतर कोई है ही नहीं इस फील्ड में जो इस चैप्टर को अच्छे से कर पाए। सो डेफिनेटली मुझे पूरा यकीन है इस चैप्टर को आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, बहुत अच्छे से समझने वाले हो। विजुअलाइजेशन 100% मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा आपको करा सकूं उतना ज्यादा मैं भी अपना पूरा 100% दूंगा इस चैप्टर में, पर आपको तो 200% देना है। ठीक है। शुरू करता हूं आज का ये चैप्टर। इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम शुरुआत किससे करने वाले हैं ये धमाकेदार टॉपिक की। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया पहले से दोस्ती कर लो इस नाम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसके नाम में ही इनर्शिया छुपा है, आपको नजर आ रहा है। इनर्शिया मास से रिलेटेड होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कुछ ऐसा ही है। जैसा मास होता था, जैसा अब तक मास करता था, वैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करेगा। अभी इस पे चर्चा करेंगे, तो याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बिल्कुल मास जैसा ही है। इसी को रोटेशनल मास भी कहूं तो कोई हर्ज नहीं है। आप इसको घूमने वाला मास, रोटेशनल मास, घुमाऊ मास, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। इसके बाद डिस्क्रीट मास एंड कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, यानी कि जब हमारे ऑब्जेक्ट दूर दूर पड़े हैं, डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट नाम तो अब आप जानते हो ना, जहां बहुत सारे मासेस पड़े होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, बट एक निश्चित दूरी पे उनके बीच में एक दूरी मेंटेन रहती है, वो चिपके चिपके नहीं होते। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट मास सिस्टम। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, एंड देन विल डिस्कस अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, और टाइम रहा तो हम लोग थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। दो थ्योरम होती है इंपॉर्टेंट, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। समय बचा तो वो भी जरूर करेंगे, और उसके सवाल भी करेंगे। ये धमाकेदार सेशन बस अभी कुछ देर में आप लोगों के सामने शुरू होने वाला है। अभी तक नोटबुक नहीं खोले हो क्या? नहीं खोली अभी तक नोटबुक? किसका इंतजार कर रहे हो भाई? नोटबुक खोलो, ओपन करो, लिखना चालू करो। विजुअलाइजेशन सबसे ऊपर। और मैं आप लोगों को कहूंगा जितना आप अपनी नोटबुक में यहां नोट करेंगे इस चैप्टर में, उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो, चीजों को हिंदी में लिखो भैया। अगर आप महाराष्ट्र से मराठी में लिख लो भैया, गुजराती में लिख लो, पंजाबी में लिख लो, जिस मर्जी लैंग्वेज में आप लिखना चाहो लिख सकते हो। बंगाल से बंगाली में लिख लो, ठीक है ना, भोजपुरी में लिख लो, अरे जैसी मर्जी लैंग्वेज में लिखो, पर जो चीज समझ में आ जाए, आपको लगे सर आपने समझा दिया, दर्शन हो गए जी ज्ञान के सर, तो उसको उतार लो फटाफट, अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो अपनी भाषा में, क्योंकि वो ज्ञान के दर्शन थोड़ी देर के लिए ही है। अगले चैप्टर पे आएंगे फिर भूल जाओगे, फिर भूल जाओगे, फिर क्या होगा? तो उससे बेटर है कि सर जो जो चीज साथ साथ समझ में आती जा रही है उसको हम लिखते जा रहे हैं, नोट करते जा रहे हैं, और बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से उसको उतारते जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं ये लेक्चर। ठीक है, अब थोड़ी गर्मी बढ़ने वाली है, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं तो जैकेट उतार लेता हूँ भाई। ठीक है, चलो ओके, शुरू करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे जरूरी चीज है वो होती है
एक्सिस ऑफ रोटेशन। भैया ये सबसे जरूरी है जिसको हमें समझना है। अगर यही नहीं समझ में आया तो चैप्टर में क्या ही पल्ले पड़ने वाला है भाई। सबसे जरूरी चीज एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको इन शॉर्ट मैं AOR लिख दिया करूंगा। तो आपसे बोले AOR तो आप समझ जाना, अच्छा AOR यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए AOR। ठीक है, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? भैया आप अपने घर के दरवाजे खोलते हो, ठीक है ना, आप अपने घर के दरवाजे खोलते हो, दरवाजा जब आप ओपन करते हो डोर को, तो आपके पास यहाँ हैंडल होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे हैंडल लगा होता है, हैंडल से पकड़ के आप घुमाते हो। तो डोर कैसा मोशन कर रहा है? ये एक तरीके से सर, ये इस तरीके से, अगर आप डोर के हैंडल को देखो, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा, रोटेशन और सर्कुलर मोशन में कोई फर्क होता है क्या सर? देखो, रोटेशन का मतलब भी घूमना है, सर्कुलर मोशन का मतलब है उस पाथ में घूमना, उस रास्ते को जिसपे कोई पार्टिकल, जब रोटेशन कर रहा हो जिस रास्ते पे पार्टिकल घूमता है उस रास्ते का नाम सर्कल है। रोटेशन के टाइम जब पार्टिकल घूमता है ना, तो उस रास्ते का नाम क्या रखा जाता है? सर्कल। सर्कल वो ट्रेजेक्ट्री है, उस पाथ को कहते हैं। रोटेशन का मतलब ही घूमना है, घूमने को ही रोटेशन कहते हैं। और अगर आप घूम रहे हो तो आप सर्कुलर पाथ भी ले सकते हो, अलग अलग रास्ते भी ले सकते हो। यहाँ रोटेशनल मैकेनिक्स में जब आप घूम रहे हो तो आप बोल रहे हो सर सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। तो अगर आप इस दरवाजे को ध्यान से देखो, इसका जो हैंडल है, इसका हैंडल कैसे जा रहा होगा? इसका हैंडल यहाँ है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे अलग अलग लोकेशन पे होगा, तो इसका हैंडल ऐसे सर्कुलर मोशन में होगा और इस सर्कल का सेंटर यहां पे कहीं लाई करेगा। आप दरवाजे पे जितने पार्ट्स ले लो, आप ये पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल ले लो, आप जितने मर्जी पॉइंट्स बना लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये सभी सर्कुलर पाथ ले रहे होंगे, ठीक है ना? ये सभी क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर पाथ को ले रहे होंगे। आप जितने मर्जी पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर कर लो, तो ये सभी एक सर्कुलर पाथ ले रहे होंगे। और किसके अबाउट ले रहे होंगे? यहाँ पे एक सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे। अगर आप इसकी बात करो तो ये भी एक सेंटर में घूम रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसके अबाउट ये दरवाजा खुलता है। इसको हिंज कहते हैं। आपने देखा होगा दरवाजे में यहाँ दो हिंज लगे होते हैं, है ना? देखिए आपने यहाँ हिंज लगे होते हैं, इसके अबाउट दरवाजे को आप खोलते बंद करते हो तो यहां से एक इमेजिनरी लाइन निकल रही है। इमेजिनरी मतलब दिखती नहीं है, हमारी इमेजिनेशन में है, एक इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन के अबाउट ये घूमते हैं। इस लाइन पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करूं, वो सर्कल मोशन कर रहा है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है सभी का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। इसका इधर, इस वाले पॉइंट का सर्कल इधर, अगर आप इसका सर्कुलर पाथ देखोगे तो इधर, आप इस वाले पॉइंट का सर्कुलर पाथ देखोगे तो इसका सेंटर इधर, आप जिसका मर्जी सर्कुलर पाथ देखो उसका सेंटर, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी पॉइंट्स है इस दरवाजे के, वो सर्कल में घूम रहे हैं। इसके बाद पूरा सर्कल नहीं हो पाता क्योंकि दरवाजा पूरा खुलता, ऐसे पूरा नहीं घुमा पाते आप दरवाजे को, बट हाँ जितना भी सर्कुलर मोशन होता है इस दरवाजे का इस सेंटर के अबाउट होता है। तो ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट हमारा दरवाजा, हमारा डोर खुलता है या बंद है। जैसे कि देखो मेरे पास दरवाजे के लिए, मेरे पास जैसे देखो मेरे पास मेरा अपना ये लैपटॉप है जिसमें मैं आप लोगों की पीपीटीज वगैरह बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल डोर का मोशन ऐसे ही होता है। आप इसको ऐसे खोलते हो, ऐसे बंद करते हो, ऐसे खोलते हो और ऐसे बंद करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ से देखो ये बंद, यहाँ से इसने हमने ग्रिप बना रखी है, इसके अबाउट ये खुलता बंद होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट का मोशन देखूं तो इस हिंज के अबाउट आपको नजर आ रहा होगा इस तरीके से, मैं इसको खोलता बंद हूं तो यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस है जिसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सिस है, दिस विल एक्ट लाइक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो मैंने यहाँ व्हाइट कलर की एक रॉड सी आपको दिखाई है, पेपर से दिखाया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम कर रहा है। इसके अबाउट ये डोर खुलता या बंद होता है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यानी कि इसको हम बोलेंगे एक एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस जिसके अबाउट ये रोड, ये पूरा दरवाजा घूम रहा है, पूरा रोटेशन मोशन ले रहा है, और इसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो ये दरवाजे का पूरा मोशन, अभी दरवाजा इधर है, थोड़ा सा आपने इसको क्लोज किया, थोड़ा सा और बंद किया, फिर दरवाजा बंद हो गया। तो आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन किसका है? सर्कुलर मोशन आप किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर लो यहाँ पे, तो हर पॉइंट सर्कुलर पाथ में होगा। अगर आपने ये पॉइंट देखा, कोई बड़े सर्कल में, कोई छोटे सर्कल में, है ना? पूरा सर्कल नहीं ले पाएगा, दरवाजा पूरा नहीं घूम रहा है, बट फिर भी जितना भी मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। हर एक पॉइंट का, डोर पे जितने मर्जी पॉइंट्स बना दो, सब सर्कल में घूम रहे हैं और सभी का सेंटर इस एक्सिस पे लाई कर रहा है ना? तो दिस इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है ना? ये आप देख सकते हो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट से जिसके अबाउट हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, जिसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, सो हम लोगों को ना डिफरेंट केस में जब हमें चीजें घूमती हुई नजर आएंगी, हम लोगों को रियलाइज करना है कि उसकी एक्सिस कहां से पास कर रही है। बिल्कुल कर सकते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं, डिफरेंट शेप्स की बात करूं,
तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक पतली सी रॉड ली है, यहाँ पे मैंने थिन रॉड लिया है, ये मेरी रॉड है, ठीक है ना, ये मेरी रॉड है, इसको मैंने अपनी रॉड कंसीडर किया है और ये एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो ये मेरे हाथ में रॉड है, सपोज ये रॉड है, इसको मैं घुमा रहा हूँ और इसको कैसे घुमा रहा हूँ बड़े ध्यान से देखना, इस रॉड को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, इसको यहाँ से एक साइड से पकड़ा मैंने और इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसको बिल्कुल एंड पॉइंट से घुमाया जा रहा है, इस रॉड को कैसे घुमाया जा रहा है, एंड पॉइंट से, यानी कि ये पॉइंट फिक्स है, जो ये वाला एंड पॉइंट है ये फिक्स है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसके अबाउट ये रॉड ऐसे 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 घूम रही है। या फिर मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, यहाँ से पकड़ के इस प्लेन में भी घुमा सकता हूँ ये, ठीक है ना। सेम तरीके का रोटेशन यहाँ भी आपको नजर आएगा, इस तरीके से जैसे घड़ी की सुई घूमती है, बिल्कुल उस तरीके से आप देख सकते हो। क्लॉक एंटी क्लॉक फर्क नहीं पड़ता, क्लॉक भी घुमा सकता हूँ, एंटी क्लॉक भी घुमा सकता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें पहचाननी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर रॉड ऐसे घूम रही है जैसे मैंने पहले घुमाया था इस तरीके से, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है, इस एंड पॉइंट से, यानी कि यहां पे मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको कह सकता हूं, आपको ये पेन नजर आ रहा होगा, इस पेन को मैं इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकता हूं, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है, आपको नजर आ रहा होगा, और एंड पॉइंट से पास कर रही है। अच्छा, अगर रॉड ऐसे घूम रही थी इस तरीके से, तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट से पास कर रही है, बस इसका प्लेन ऑफ मोशन बदल गया है। अब ये एक्सिस आपकी तरफ होगी, है ना, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज आपकी तरफ जा रही होगी, ये मेरी एक्सिस होगी। पहले मेरी एक्सिस ऐसे थी, अब ये एक्सिस आपकी तरफ है, इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है ना। जैसे कि मेरा ये हाथ अब इस एक्सिस का काम कर रहा है, जो मेरा हाथ है, क्योंकि इसके अबाउट ये रॉड ऐसे ऐसे से घूम रही है, दिस हैंड इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले केस में जो प्लेन ऑफ मोशन था वो ये था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैंने रोटेशन दिखाया था, जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही थी, क्योंकि ये वाले प्लेन में रोटेट कर रही थी। अब मैं इसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करके दिखा रहा हूँ, अब ये किस में रोटेट कर रही है, वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रही है, पर दोनों केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पॉइंट से पास कर रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं AOR। तो आप इसको नाम कैसे दोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस पासेस थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स, तो जो एक्सिस है वो किसी एक एंड पॉइंट से पास कर रही है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्लॉक भी घूम सकता है, एंटी क्लॉक भी घूम सकता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरीके से रोटेट कर रहा है, मान लो, ठीक है ना, ऐसे या फिर एंटी क्लॉक जैसे भी। दूसरी वाली एक्सिस कहां से पास कर रही है, अगेन रोड से पास कर रही है, पर कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर से, ठीक है ना, कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर से। यानी मैं रॉड को ऐसे भी तो घुमा सकता हूं, इस रॉड को अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं तो आप देख सकते हो ये भी रोटेशन पॉसिबल है, इस रॉड को ऐसे भी घुमा सकता हूँ, इवन मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी तो घुमा सकता हूँ ना इस रॉड को। अब इस केस में एक्सिस कहाँ से पास कर रही होगी, क्या आप पहचान पा रहे हो, अब इसमें फिक्स पॉइंट का है, देखो मैं इसे कहाँ से पकड़ के घुमा रहा हूँ, मेरे हाथ देखो ना, मेरी उंगलियां कहाँ है, हाँ सर आप यहाँ से पकड़ के घुमा रहे हो, यानी कि इस केस में जो मेरी एक्सिस है वो ये है, ये पेन अब इस एक्सिस का काम कर रहा है, जो आपकी तरफ है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। या फिर आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे थे जैसे कि आप पहले घुमा रहे थे, तो एक्सिस मेरी यहाँ से सेंटर से पास कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये सेकंड केस क्या है मेरा, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, तो दूसरे केस में ये। तो हम लोगों को एक्सिस ऑफ रोटेशन की पहचान करनी है, आप ऐसे देख सकते हो। थर्ड केस में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक सिलेंडर है, अब सिलेंडर क्या है, वो कैसे रोटेट कर सकता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एक आपको सिलेंडर दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास एक पेज है, मैं इससे पहले एक सिलेंडर बना लेता हूँ, ठीक है ना, इसके दोनों एंड पॉइंट्स को मिला के मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, लेटर से मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है ना, आप देख सकते हो एक सिलेंडर बन गया। तो ये सिलेंडर कैसे रोटेट कर सकता है, अपनी एक एक्सिस जो कहाँ से पास कर रही है, देखो इसके अंदर से निकाल रहा हूँ मैं एक्सिस, तो एक्सिस कहाँ से पास कर रही है, इसके, इसकी एक सिलेंडर की एक्सिस होती है, इसको नेचुरल एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं, तो इसके अंदर से पास कर रही है, आप देख सकते हो। तो ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 घूम सकता है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट ऐसे 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 घूम सकता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इसकी एक्सिस ये होगी जो यहाँ से पास कर रही है, ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, और ये अपनी ही एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, अपनी ही एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी नेचुरल एक्सिस ही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगी। तो यहां आप कह सकते हो इसकी जो नेचुरल एक्सिस है, जो नेचर ने इसको एक्सिस दी है, ये वाली एक्सिस आप देख सकते हो इसके सेंटर से जा रही है ना, इस तरीके से, है ना, तो यही एक्सिस इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्लॉक या एंटी क्लॉक इसके अबाउट घूम सकता है,
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है जो इसकी नेचुरल एक्सिस है। इस वाले केस में आप देख सकते हो ये कैसे रोटेट कर रहा होगा। अगले केस में मैंने क्या किया, इसको रोटेट तो कराया, बट आप देख सकते हो मैंने यहां से पकड़ के इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं। तो यानी कि जो मेरी एक्सिस है वो ये है। अब मेरी एक्सिस यहाँ पे मैंने अपनी एक्सिस इसको मान लिया, तो इसके अबाउट रोटेट कर रही है, इसके अबाउट इधर इधर ऐसे रोटेट कर रही है, तो यहां से एक्सिस पास कर रही है। तो इस सिलेंडर जैसे यहाँ पे है, ये इसकी एक्सिस है, पहले सिलेंडर यहाँ पे होगा, फिर सिलेंडर यहाँ आ जाएगा, फिर ये पूरा सिलेंडर यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक्सिस ये रहेगी मेरी। ठीक है ना। तो अगले केस में जो मेरी एक्सिस है वो कहां से पास कर रही है, इसकी रिम से। एक्सिस फिक्स एट इट्स रिम। अगले केस में इसकी एक्सिस इसकी रिम पे फिक्स्ड है। ओके। सो एक चीज याद रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट पे लाई कर सकती है, ऑब्जेक्ट के बाहर भी लाई कर सकती है, जरूरी नहीं है एक्सिस ऑब्जेक्ट पे ही लाई करे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो हमारे सोलर सिस्टम में होता है। अगर आप अपने सोलर सिस्टम की बात करो, इसमें क्या है, मैं सबसे पहले सिर्फ अर्थ को दिखाता हूं और सन को दिखाता हूं, मैं बाकी प्लैनेट्स को नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ अर्थ और सन की भी बात कर रहा हूं। और मैं मान के चल रहा हूं वैसे सन का पाथ एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, मैं मान के चल रहा हूं सन अर्थ का पाथ एक्चुअली सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा एलिप्टिकल होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि अर्थ मान लो सर्कुलर पाथ में है। ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये अर्थ है, तो अर्थ का जो यहाँ पे हम मोशन ले सकते हैं वो इसके अराउंड ऐसा है कुछ। अर्थ के अगर हम मोशन की बात करें तो इट इज लाइक दिस। तो कुछ कुछ इसके अराउंड ये रेवोल्यूशन करती है, तो ये हमारा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। तो अगर आप अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करो तो आप कहोगे सर अर्थ इसके अराउंड घूम रही है ऐसे, तो आप खुद सोचो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन का है। अगर अर्थ इसके अराउंड ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही है तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन सन से पास कर रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके लिए, फॉर रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करें, अर्थ के रेवोल्यूशन की बात करें तो यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास करती है, सन से पास करती है। रोटेशन अर्थ कर रही है, मतलब रेवोल्यूशन अर्थ कर रही है, बट एक्सिस कहां से पास कर रही है, सन से, मतलब अर्थ से पास नहीं कर रही। तो जरूरी नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लाई करे, वो ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हो सकती है, किसी और ऑब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। यहां देख सकते हो, यहां आप किसका रेवोल्यूशन देख रहे हो, आप अर्थ का देख रहे हो, बट एक्सिस पास कर रही है सन से, तो यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अच्छा, एक और एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, वो भी होती है, अगर आप ध्यान से देखोगे अर्थ भी अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है। एक और एक्सिस होती है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे डे और नाइट डिसाइड होते हैं, है ना। तो आप कहोगे सर एक एक्सिस ये भी तो होती है जो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। हाँ, ये भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, बट ये दूसरी एक्सिस है जो अर्थ को रोटेट कराती है, जिससे डे नाइट डिसाइड होते हैं। बट ये जो व्हाइट कलर से हमने दिखाया है ये एक्सिस है जिससे हमारा क्या डिसाइड होता है, आपको पता है, पूरा साल 365 डेज में पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाती है, ये अलग वाली एक्सिस है। तो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको नजर आएंगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन में और मे नॉट लाई ऑन साइड ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कर सकती है और ऑब्जेक्ट के बाहर भी कर सकती है। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था रेवोल्यूशन के लिए, वो रोटेशन के लिए। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट पे लाई करे, ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकती है। सॉरी। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से ये बात, ये क्लियर है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, मान लो ये वाटर बॉटल है, ठीक है ना। अब मैं इसको पकड़ के ऐसे 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 घूम रहा हूं, मैं इस बोतल को पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, तो आप सिर्फ बोतल को ध्यान से देखो, क्या बोतल रोटेशन मोशन कर रही है, क्या ये सर्कुलर पाथ में है ना। इसकी एक्सिस कहां से पास कर रही है, इसकी एक्सिस मैं हूं, क्योंकि मेरे से पास कर रही होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, चाहे मैं इसको क्लॉक घुमाऊं चाहे मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाऊं, इसकी एक्सिस मुझसे पास कर रही होगी। तो एक्सिस ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर रही, ऑब्जेक्ट तो मुझसे पास कर रही है, यानी कि एक्सिस कहीं से भी पास कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन रोटेशन। तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट से पास करे। अब आते हैं एक क्रूशियल पॉइंट पे जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कहा था सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा करने वाले हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या भला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मैंने आपको कहा था ये बिल्कुल मास जैसा है। इसी को हम लोग प्यार से रोटेशनल मास कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मास। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। सो भाई सीधी सी बात है, हम ना इसको रिलेट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम रिलेट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इसमें फर्क क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जाता था, एक प्लेन में जाता था, एक्सेलरेशन करता था, वो सारा मोशन होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में।
यहां हमारा पाथ हमेशा सर्कुलर है, हम रोटेशन मोशन कर रहे हैं, तो यहां मैं अपने वेरिएबल्स थोड़े से अलग करूंगा, सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन से यानी कि ट्रांसलेशन मोशन से रिलेट करूंगा। तो जैसे सर्कुलर मोशन में हम नए नई चीजें पढ़ते जाएंगे, हम उसको रिलेट करते जाएंगे ट्रांसलेशन से, वहीं से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब भी समझ में आएगा। आप खुद सोचो, जैसे कि हम लोग इससे पहले लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एलएलएम, है ना, जो हमने चैप्टर पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स, अभी जो भी हमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अगर आप ध्यान से देखते थे वहां पे आप लोग कोई ऑब्जेक्ट मूव करता था तो कोई आप वेलोसिटी लेते थे v, है ना, और सर्कुलर मोशन में यानी कि रोटेशन मोशन में हम कह सकते हैं क्या होता है, रोटेशनल में अगर हम ध्यान से देखें, रोटेशनल मोशन में अगर हम ध्यान से देखें, वहां वेलोसिटी का काम एंगुलर वेलोसिटी करती है। यहाँ सिंपली वेलोसिटी होती थी जिसको आप लीनियर वेलोसिटी कहते थे, और यहाँ पे हमें मिलता है क्योंकि एंगुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, कोई एंगल कवर कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो जो काम वहां वेलोसिटी करती थी या एंगुलर वेलोसिटी करेगी, जो काम वहां डिस्प्लेसमेंट करता था, जो काम वहां डिस्प्लेसमेंट करता था, वो यहाँ पे कौन करेगा, समझ में आ गया होगा आपको, वो कौन करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा, है ना, यहाँ पे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, जो वहां डिस्प्लेसमेंट करता था डेल्टा थीटा, आप डेल्टा थीटा या थीटा कह सकते हो, वो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है ना। वहां पे जो काम मास करता था, वहां पे जो काम मास करता था, यहां पे एक नई चीज पढ़ेंगे आई, इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम वहां मास का था वो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा। और अब इसको निकालने का तरीका है कि सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना, क्या हम इसका कोई फॉर्मूला है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का अभी तक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सोचो, अभी तक हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सुना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कह देते थे हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना। ये ट्रांसलेशन मोशन में होता था, ट्रांसलेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन डिफाइंड थी, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन में या ट्रांसलेशन मोशन में इसकी एक डेफिनेशन थी हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो पढ़ी थी। तो रोटेशन में भी अब चीज बदल जाएंगी, रोटेशन में भी हमें काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें, तो रोटेशनल मोशन में हम लोग डिफाइन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को एक फॉर्मूले से, जिसको बोलेंगे हाफ, मास की जगह क्या लिखेंगे आई और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि जहां लीनियर वेलोसिटी थी, वेलोसिटी की जगह क्या आ गया यहाँ पे ओमेगा, हाफ की जगह तो हाफ ही रहेगा और मास की जगह इसकी एक टर्म आ जाएगी आई। यानी कि रोटेशनल मोशन में चीजें बदल जाएंगी, यहां मास की जगह हम कोई नई चीज लिखेंगे जिसको बोलते हैं आई, वेलोसिटी की जगह ओमेगा लिखेंगे, यानी कि जहां लीनियर वेलोसिटी थी वहां एंगुलर वेलोसिटी हो गई, जहां मास था वहां एंगुलर मास हो गया, हाफ तो एक कांस्टेंट है तो वही रहेगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग आई का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि आई किसके इक्वल होगा हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं मानता हूं यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है, आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4, ऐसे 4 नहीं, ऐसे बहुत सारे मासेस हैं, आप देख सकते हो। इसको मैंने बोल दिया मास m1, लेटर से इसका मास ले लिया m2, ऐसे ले लिया m3, और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे होंगे, ठीक है ना। मैं सारे दिखा नहीं रहा, ऐसे बहुत सारे मासेस यहाँ पे पड़े होंगे और सभी मासेस घूम रहे हैं। कितने मासेस ले लिए मैंने, mn, इसका मास मैंने ले लिया mn, तो मेरे पास n पार्टिकल्स हैं, मैंने मान लिया मेरे पास n पार्टिकल्स हैं और सारे के सारे पॉइंट मास है, ठीक है ना। n पार्टिकल सारे पॉइंट मासेस हैं और सारे सारे क्या कर रहे हैं, सारे रोटेट कर रहे हैं, सारे के सारे घूम रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट, यानी कि मान लो ये सारे के सारे एक साथ ऐसे 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 घूम रहे हैं और इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो ये एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, इसी को मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सारे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहे हैं, सब सेम ओमेगा से, सेम एंगुलर स्पीड से, सब एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है ना। मैंने मान लिया ये सारे फ्रीज हो गए हैं एक साथ, ठीक है ना, और ये सारे एक साथ घूम रहे हैं, तो ये सभी किससे घूम रहे हैं, एक ही ओमेगा से घूम रहे हैं। मैंने मान लिया किससे घूम रहे हैं, एंगुलर स्पीड कितनी ले ली, ओमेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैंने ले लिया r1,
इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक ले लिया मैंने कितना r2, ऐसी सभी का डिस्टेंस ले सकता हूं। इसका डिस्टेंस कितना हो गया r3, इसका डिस्टेंस कितना हो गया rn। तो मैंने सभी का डिस्टेंस ले लिया r1 r2 r3, और इसका डिस्टेंस कितना ले लिया अगर आप ध्यान से देखोगे rn। इसका डिस्टेंस मेरा कितना हो गया बोलो, rn हो गया। तो सभी मासेस का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे ये सभी घूम रहे हैं तो सभी का डिस्टेंस फिक्स्ड है। तो जो डिस्टेंस है m1 का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ m1, अगर हम बात करें जो डिस्टेंस किसका था, डिस्टेंस ऑफ m1 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना था अगर आप ध्यान से देखोगे r1। ऐसे ही मैं कह सकता हूं डिस्टेंस ऑफ m2 फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है r2। ऐसे ही चलते जाएंगे तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस ऑफ mn फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना है rn। तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। तो ये डिस्टेंस किसकी तरह काम करेगा, रेडियस की तरह काम करेगा। तो जितने भी ये डिस्टेंसेस हैं ये किसकी तरह काम करेंगे, रेडियस की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही डिस्टेंसेस रेडियस की तरह एक्ट करते हैं। तो यानी कि ये सभी सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे। और अगर आप ध्यान से देखो सभी की एंगुलर स्पीड सेम है तो आप इसकी लीनियर स्पीड बता सकते हो। v1 कितना होगा, v1 होगा r1 ओमेगा। इसकी स्पीड कितनी होगी v2, ये होगी मेरी r2 ओमेगा। इसकी कितनी होगी लास्ट वाले की, फिर vn कितनी होगी rn ओमेगा। मतलब सभी की जो स्पीड है मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, r1 ओमेगा r2 ओमेगा। सभी क्या कर रहे हैं, सभी ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। ये भी एक सर्कल में घूम रहा होगा, ये भी एक सर्कल में घूम रहा होगा, ये बड़े सर्कल में घूम रहा होगा। तो सारे मासेस सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, सभी की स्पीड हमें पता है। मैं आपसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता हूं यहाँ पे, इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ। सो आप बोलोगे इजी है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पूरे सिस्टम की अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो इजीली निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो पहले वाले मास की स्पीड कितनी होगी, हाफ m1 v1², दूसरे वाले की हाफ m2 v2²। करते करते लास्ट वाले मास की कितनी हो जाएगी, हाफ mn vn²। यही हो जाएगी। तो लास्ट वाले मास की ये हो जाएगी। तो इसका मतलब है या मैं v1 को रिप्लेस कर सकता हूं, किससे रिप्लेस कर सकता हूं, r1 ओमेगा। तो यहां से हो जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे v2 को रिप्लेस कर दो, यहां से आ जाएगा m2 और यहां से आ जाएगा r2 ओमेगा स्क्वायर। टिल कहां तक जाएंगे, हाफ mn और यहां से आ जाएगा rn ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को बस क्या करना है, यहां से कॉमन ले लेना है। क्या कॉमन ले लेना है, हाफ, यहां से ब्रैकेट में आप देख सकते हो यहां से आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका यहां से r1 का स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से ओमेगा स्क्वायर, इसमें से ओमेगा स्क्वायर, सभी में से यहां से बचा r1 स्क्वायर और m1। तो यानी कि यहां से आपको मिलेगा हाफ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो m1 r1 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। तो ये आपको मिल गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर। और अगर आपको याद हो हम लोगों ने यहां पे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा था, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था। रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद है आप लोगों को। तो यहां पे हम इसको ट्रांसलेशन से रिलेट करेंगे। तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखो ध्यान से, हाफ ओमेगा स्क्वायर तो ये हो गया, आई कंपेयर करो किसके इक्वल आ रहा है, ये पूरी क्वांटिटी आई के इक्वल आ रही है। कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा क्लियरली। यहां से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर टिल mn rn स्क्वायर। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो इन शॉर्ट समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n जितने भी पार्टिकल्स हैं mi ri स्क्वायर। सो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। तो आप देख सकते हो, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये जो मेरा फॉर्मूला है ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है भाई, सीधी सी बात है, आप लोगों को ये डेरिवेशन कह सकते हो, काइंड ऑफ डेरिवेशन है, बट एक फील लाने के लिए मैंने समझाया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला आया कहां से है। सॉरी, बुक्स में ये डायरेक्टली दिया होता है। अब आप सोचोगे पता नहीं कहां से लिया है, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो बेटा इतना याद रखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स को एक साथ रोटेट कराया, सभी को ओमेगा से घुमाया। पहले की स्पीड v1 r1 ओमेगा हो गई, दूसरे की v2 r2 ओमेगा, सभी का ओमेगा सेम है। तो r1 ओमेगा 1 r2 ओमेगा 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सब ओमेगा से घूम रहे हैं, सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं।
तो यहां से जितना डिस्टेंस है उनका एक्सिस से वही उनका रेडियस बन जाएगा और v इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लिख सकते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली, सभी की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया। तो ये जो चीज बची, मैंने वही तो कहा था ना बेटा, शुरू से हमने कहा था यहां पे हम ना घूमने वाले मोशन को यानी रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशन से रिलेट करेंगे। ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो यहां से कितनी होगी, हाफ एम की जगह आई और वी की जगह ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने देखा पर ये आंसर आ रहा है मेरा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू ये, तो आप कहोगे डेफिनेटली ये आई ही होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर कहते तो काइनेटिक ट्रांसलेशन में होती है, बट रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ओमेगा स्क्वायर और जो चीज साथ में बचे उसी को वाई, यानी कि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। दिस इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो आप देखो जरा इस फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं जरा कि भैया फॉर्मूला आया क्या है हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम, है ना, ये पूरे सिस्टम का है। अगर एक ही पार्टिकल है तो बस एक ही पार्टिकल लेना है, सिर्फ एम आर स्क्वायर लिख लेना। बहुत सारे पार्टिकल है तो सभी का जोड़ना पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एम आर स्क्वायर, खत्म, इतना क्या सोचना है। सर अगर 10 घूम रहे हैं तो सभी का ऐड करना पड़ेगा। सॉरी। ओके, अगर 10 पार्टिकल घूम रहे हैं तो सभी का जोड़ना पड़ेगा, 20 घूम रहे हैं तो सभी का जोड़ना पड़ेगा, 1000 घूम रहे हैं सबका जोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आई आर वन स्क्वायर, हाफ नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ यही आता है एम टू आर टू स्क्वायर, टिल कहां तक जाना है, जितने भी मासेस घूम रहे हैं, जितने भी मासेस रोटेट कर रहे हैं। ये आप ये देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा जितने मासेस एक्सिस से दूर हो, है ना। सो आप सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड्स कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप ध्यान से देखोगे किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले तो मास कितना ज्यादा है और डिस्टेंस कितना ज्यादा है, सबसे पहले डिपेंड्स ऑन मासेस, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन मासेस, मतलब मास कितने ज्यादा इसके अराउंड है उस पर डिपेंड करेगा, कितना बड़ा मास रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, कि मास कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो मास पे डिपेंड करेगा, दूसरा डिस्टेंस ऑफ मासेस, डिस्टेंस ऑफ मासेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए और आर से जितना मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर होगा उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फॉर मोर डिस्टेंस आप लिख सकते हो, फॉर मोर डिस्टेंस आई विल बी मोर, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। ओके, तीसरा, अब एक्सिस है, मास है, अगर हम ध्यान से देखें ये भी डिपेंड करता है एक्सिस पास कहां से कर रही है, क्योंकि अगर आप एक्सिस को बदल दोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदल जाएगा। ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मासेस तो है, मास भी है हमारे पास, डिस्टेंस भी है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस पे भी डिपेंड करेगा कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी कि जैसे हमने देखा था रॉड एंड पॉइंट से भी घूम सकती है, रॉड यहां से भी घूम सकती है, रॉड यहां से भी घूम सकती है, हजारों एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है जहां से रॉड को आप घुमा सकते हो, हजारों एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां से आप सिस्टम को घुमा सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि हमने इस रॉड को देखा था, आपने कहा था कि सर रॉड ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये सेंटर ऑफ मास से कर रही है, ये एंड पॉइंट से कर रही है, मैं बीच में से भी पकड़ सकता हूँ, रॉड यहाँ से भी रोटेट कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल जाएगी, मैं जहां से पकड़ लूंगा वहां से, मैं यहां से कहीं से रोटेट करा सकता हूँ, हो सकता है मैं रोड को ऐसे दूर अपने हाथ से पकड़ के ऐसे 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 घुमा लूँ, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मुझसे पास कर रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जगह जगह बदल सकती हो। तो यानी कि मास अगर फिक्स कर दें, है ना, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करती है। ओके, इसका मतलब मास खाली मासेस पे नहीं, उनके डिस्टेंस पे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पे, किस तरीके से मास एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जितना दूर मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर आप मासेस को एक्सिस के पास ले आओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, मासेस को एक्सिस से दूर रख के रोटेट करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को लिख भी सकते हो, मासेस, मासेस यहां मैं लिख देता हूं, जो मासेस हैं जितना दूर होंगे, जितना दूर होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा।
जितने ज्यादा मास हमारे दूर होंगे ना एक्सिस से, उतना ही ज्यादा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मिलने वाला है. सो एज मास गोस अवे फ्रॉम द एक्सिस यू विल गेट मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यूनिट की बात करें, अगर आप एसआई यूनिट की बात करना चाहो तो क्या यूनिट होगी इसकी, जरा देख के मुझे बताओ क्या एसआई यूनिट होगी इसकी. सोचो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट. कर सकते हो ना. अरे इतनी आसान है सर, एसआई यूनिट भी कोई चीज है पूछने वाली. एसआई यूनिट इजीली नजर आ जाएगी इसकी. कितनी हो जाएगी, केजी, ये हो गया मास इनटू मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. डायमेंशन भी कोई इंपॉर्टेंट है, तो डायमेंशन भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो इसकी डायमेंशन भी जरूर लिख लेना. एम की जगह हम ये डाल देंगे इंटू एल स्क्वायर टी की पावर 0. ठीक है ना. के जी मीटर स्क्वायर मतलब एम एल स्क्वायर इंटू टी की पावर 0. तो यूनिट डायमेंशन आप इसकी लिख सकते हो. इजी है. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने देखा. जरूरी है कि अब एक आधा सवाल कर लें तो हमें और मजा आए. जैसे कि यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है. 8 particles each of mass m, they are situated at the vertices of a cube of side A as shown in the figure. Then find the moment of inertia of the system about the axis passing through the center of the cube as shown in the figure. So student, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इसी क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ सारे मासेस पॉइंट मासेस हैं, वो क्यूब की एज पे लोकेटेड है. वो कहाँ लोकेटेड है, एट द एज पॉइंट ऑफ अ क्यूब. और एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे जरूरी है ये देखना यहाँ ये रोटेट कैसे कर रहा है, इसकी एक्सिस कहां से पास कर रही है. तो आप देख सकते हो इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्यूब, यानी कि यहां से पास कर रही है. ये मेरी एक्सिस है, ठीक है ना. और यहां से ये रोटेट कर रहे हैं. अगर आप इसका मोशन थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें मदद करता हूं, आप समझ लेना. हालांकि ये क्यूब नहीं है, ये क्यूबॉइड कहलाएगा, आप समझ सकते हो. इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना. इसकी लेंथ अलग है, इसकी हाइट अलग है, ठीक है ना. आप यहां से देख सकते हो ये अलग है, ये अलग है, और ये वाली साइड इसकी अलग है. बट फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं अगर ये क्यूब होता तो ये पता है कैसे रोटेशन की बात कर रहा है, ये इस तरीके के रोटेशन की बात कर रहा है. रोटेशन इज लाइक दिस. आप इस तरीके का इसका रोटेशन कंसीडर कर सकते हो, यानी कि जो मेरी एक्सिस है वो इसके सेंटर से पास कर रही है. दिस इज द एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है इस तरीके से. तो अगर आप मासेस की बात करोगे, मासेस कहाँ है, एक इस एज पे, एक इधर कोने पे, एक इधर कोने पे, एक इधर कोने पे, एक नीचे, एक इधर, यानी कि इसकी 8 जितनी भी साइड्स हैं आप देख सकते हो, जितनी भी एजेस हैं सभी एज पे मासेस हैं. तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारे मासेस, एक एक मास का मोशन देखो, ये मेरी एक्सिस है, सारे मास, इस वाले चारों मासेस का जो सेंटर है वो यही होगा. ये चारों मास इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे, समझ रहे हो. सर्कुलर मोशन लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन लेंगे तो आप देख सकते हो ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा. यानी कि अगर हम चारों मासेस को देखें तो ये चारों मासेस इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे. इन सभी का जो सेंटर है वो कॉमन होगा, इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे, और इनका डिस्टेंस एक्सिस से रेडियस बन जाएगा. तो ये डिस्टेंस होगा, सभी का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. ठीक है ना, सभी का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम. अगर आप ऊपर से ध्यान से देखो, ऊपर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये इसके डायगोनल का हाफ है. तो ये जो डिस्टेंस है इसका एक्सिस से, यानी कि जो इनका डिस्टेंस है, जो दूरी है एक्सिस से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, अगर आप ध्यान से देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस सभी का सेम होगा. वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर. जो ऊपर से दिखेगा वो एक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के डायगोनल का आधा. यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे, ऊपर से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये स्क्वायर नजर आ रहा होगा, आपको ये मासेस नजर आ रहे होंगे, और ये सभी मासेस इसके अबाउट घूम रहे होंगे सर्कुलर मोशन में. ऊपर से तो ऐसे ही नजर आ रहा होगा ना, ये सभी घूम रहे होंगे. और हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है d, ये डायगोनल का आधा है. अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो आप देख सकते हो इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं स्क्वायर के, और ये डायगोनल कितने होते हैं, अगर ये साइड मेरी a है, ये साइड मेरी a है, तो जो मेरा डायगोनल होता है, इस डायगोनल को मैं लिख सकता हूं कितना, जो डायगोनल होता है वो होता है, पाइथागोरस थ्योरम से भी आ सकता है, जो डायगोनल होता है वो होता है a√2. ठीक है ना. तो हर एक मास का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे a√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि a/√2. तो ये डिस्टेंस है हर एक मास का एक्सिस से, और सभी मासेस एक जितने डिस्टेंस पे. आप चाहे इसको देख लो, इसका डिस्टेंस भी a/√2 होगा, इसका डिस्टेंस भी, यानी कि ये सारे डिस्टेंसेस a/√2 होंगे. इवन नीचे वाले को देखो, वो इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे,
वो इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे, ये भी सब सर्कुलर मोशन में होंगे, और वो इस सेंटर के अबाउट घूम रहे होंगे। इन सबका डिस्टेंस भी जो है वो भी कितना होगा, जल्दी से देखो, a/√2। तो यहाँ कितने मासेस हैं, 8 मासेस हैं, और सारे के सारे ऐसे घूम रहे हैं। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, तो सभी का ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आपको लिखना पड़ेगा md² प्लस md²। ऐसे कितने मासेस हैं हमारे पास, 8 मासेस हैं। ऐसे कितने मासेस हैं हमारे पास, 8 मासेस हैं। ऐसे 8 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, ऐसे, है ना। तो इसका मतलब आप सिंपली लिख सकते हो 8 टाइम्स md², और d की वैल्यू तो अब आपको पता ही है कितनी है, a/√2 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 8ma²/2। यहां से कितना आ जाएगा, 8ma²/2। तो आप इसको लिख सकते हो 4ma²। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा 4ma²। यानी कि हम लोगों ने यहां क्या किया है, सारे मासेस का डिस्टेंस निकाला एक्सिस के अबाउट, और वो डिस्टेंस कितना आ गया, आधा, डायगोनल का आधा आ गया, और सारे ही मासेस सर्कल में घूम रहे हैं, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो सबका जोड़ना पड़ेगा। पहले इसका देखो, इसका कितना होगा, ma/√2 का स्क्वायर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, 8 टाइम्स, सारे मासेस ऐसे घूम रहे हैं। समझ में आ गया होगा ये अच्छी तरीके से, आई थिंक ये क्लियर है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4ma²। हालांकि इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव मैं आपसे पूछ सकता हूं, मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं इसी क्वेश्चन को, और मैं आपसे कह सकता हूं ये वैसा ही क्यूब है जैसा भी आपने कंसीडर किया, ये सेम वही क्यूब है जो अभी आप कंसीडर कर रहे थे, ठीक है ना। और यहां भी सारे मासेस कहां पे होंगे, लोकेटेड होंगे। मैंने मान लिया इनकी एजेस पे सारे मासेस हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इधर इधर, तो ये सारे मासेस हैं। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं कहीं और से पास करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन को ये ले लूं, इसको अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं, यानी कि अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैं यहां से कंसीडर करना चाहता हूं। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो कैसे समझाएगा, वो बोलेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इट पासेस फ्रॉम वन ऑफ द एज, ठीक है ना, इट पासेस फ्रॉम वन ऑफ दी एजेस, तो किसी एक एज से पास कर रही है। अब ये सारे पॉइंट मास है, तो ये जो दोनों मास है ये एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इनका डिस्टेंस एक्सिस से कितना हुआ, इन दोनों मासेस का, इस मास का और इस मास का, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से 0 हो गया। आप देख सकते हो जितनी दूरी पे ये मास है एक्सिस से उतनी ये है, और है ही नहीं इनकी दूरी, तो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस एक्सिस से 0 हो गया। तो बचे कौन से, बाकी मासेस। तो मतलब मुझे एक ये वाला मास देखना है, एक ये वाला मास देखना है, ठीक है ना, एक ये वाला मास देखना है, कि ये वाला देखना है, कि ये वाला देखना है, कि ये वाला देखना है, मुझे सिर्फ ये मासेस से मतलब है। और यहां पे आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे अगर आप थोड़ा सा केयरफुल होके देखो, आपको समझ में आएगा जितना डिस्टेंस 6 का है एक्सिस से, उतना ही 2 का है। ये डिस्टेंस कितना है, हमने a लिया था ना, और ये डिस्टेंस भी है a। ऐसे ही 5 का डिस्टेंस भी a है, और 1 का डिस्टेंस भी a है। 1, 5, 2 और 6, ये जो मैंने मासेस लिए हैं 1, 5, 2 और 6, ये सभी एक्सिस से एक जितनी दूरी पे हैं, ठीक है ना। ये वाला मास, ये वाला मास, ये वाला मास, और ये वाला मास, ये चारों एक जितनी दूरी पे, इन सभी का डिस्टेंस a है। यानी कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं टोटल, तो यहां से कितना आ जाएगा, कितने मास हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यहां से आ जाएगा 4 टाइम्स m, और इनकी दूरी कितनी है एक्सिस से, a, प्लस इन दोनों को देखो ध्यान से, ये तो डायगोनल जितनी दूरी पे है ना, यहां से एक्सिस से इसकी जो दूरी है वो डायगोनल के बराबर हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन दोनों की अगर आप दूरी निकालना चाहते हो एक्सिस से, तो ये जो दूरी है ये डायगोनल के बराबर है ना, ये जो दूरी है वो डायगोनल के बराबर है, जो कि a√2 होता है। तो यानी कि ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, a√2। तो ये डिस्टेंस मेरा a√2 हो जाएगा। यानी कि दो मासेस ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस कितना है, a√2। तो यहां से आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 4ma² प्लस 2m इंटू 2a², यानी कि यहां से आंसर आ जाएगा 8ma²। तो यहां से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8ma² आएगा। दो मासेस यहां कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, आप देख सकते हो इन दोनों से कुछ नहीं आया, दोनों मासेस कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अलग आ गया। तो आप देख सकते हो सारे मासेस वही हैं, मैंने मासेस नहीं बदले, मैंने सिर्फ
ऑब्जेक्ट को अलग एक्सिस से पास कराया है। अब यहाँ से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है अलग है, यानी कि इस केस में ये घूम कैसे रहा होगा सर, जैसे कि आपने ये बॉक्स माना था ना, इससे पहले बॉक्स ऐसे घूम रहा था, पहले जो हमने कंसीडर किया था बॉक्स का रोटेशन ऐसे था, पहले वाले केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके मिड पॉइंट से जा रही थी और ये ऐसे 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 रोटेट कर रहा था। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड से जा रही है, यहाँ से जा रही है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा इस तरीके से, तो ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे 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 रोटेट करेगा, तो इट विल बी रोटेशन लाइक दिस, इस एक्सिस के अबाउट। अगर आप ऐसे दिखाओगे तो आपको नजर आएगा ये मेरी एक्सिस है जो फिक्स हो गई है, इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये इस तरीके का रोटेशन होगा, ठीक है ना, इस तरीके का रोटेशन होगा। ऐसे आप कंप्लीट रोटेशन कर सकते हो। इस केस में जो मेरी एक्सिस है वो यहाँ से पास करेगी, तो इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा रोटेट करेगा। ओके, सो जस्ट एक्सिस अलग अलग जगह से हम पास कर सकते हैं और फिर आंसर अलग अलग आ सकते हैं। अब मैं किसी भी एज से पास करूं, जरूरी नहीं है इस एज से। आपको कि सर अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते तो, यानी कि अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बदल दें। अगर सर हम अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रेड वाली ले लें, ये वाली, तो अगर मैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लूं तो भी आंसर सेम आएगा। तो कोई भी एज से पास करा लूं, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, इसके पास कितनी एजेस हैं आप देख सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, ऊपर 4 नीचे 4 और साइड में 4, 12 एजेस हैं। आप कहीं से भी पास करा लो आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, 8m²। ओके, यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। A stone of mass 4 kg is whirled in a horizontal circle of radius 1 meter and makes 2 revolution per second. The moment of inertia of a stone about the axis of rotation. भाई सबसे मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लेते हैं, और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है। ऑब्जेक्ट का मास हम लोगों को दे दिया 4 किलोग्राम, और हम लोगों को क्या दे दिया, इसका डिस्टेंस दे दिया, ये रेडियस दे दिया 1 मीटर, और हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अरे हमें क्या जरूरत है, हमें ओमेगा की जरूरत है ही नहीं। ओमेगा पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, आप देख सकते हो ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं करता। आप कौन सी डायरेक्शन में घूम रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आप किस स्पीड से घूम रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आप घूम भी रहे हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या होना चाहिए, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होनी चाहिए और उससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमारा सिर्फ डिस्टेंस चाहिए एक्सिस से, यानी कि हमें सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ mr² डालना पड़ेगा। एक ही मास है, एक ही पॉइंट मास है, इसलिए mr², m1 m2 कुछ नहीं करना पड़ेगा, m1 r1² m2 r2² तब करते हैं जब बहुत सारे मासेस हो। यहाँ कितने मास हैं, यहाँ तो सर एक ही मास है, तो सिंपली कितना आ जाएगा, mr² आ जाएगा सर। सिंपल क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे जो मेरा मास है वो 4 है और जो डिस्टेंस है वो 1 है, यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 kg मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि आपको मीटर पर सेकेंड नहीं, 4 kg मीटर स्क्वायर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं ना, 4 kg मीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे याद रखना है कि आई इंडिपेंडेंट है, यहाँ क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये ओमेगा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया आपका, ये सेकंड ऑप्शन। क्लियर है, आ गया ना समझ में। ओके, सो अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम पे। देखो बहुत आसान है, जैसे कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास देखा था, पहले हम डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए निकालते थे, फिर हम कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम पे जाते हैं जहां मासेस या सिस्टम कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं ध्यान से देखूं वो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है अगर उसका मास एक के बाद एक के बाद एक रिपीट हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, अजीब सी शेप का ये ऑब्जेक्ट है, देख रहे हो। अब ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, आप देख सकते हो यहाँ मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिए, इसकी बाउंड्रीज बना दी हैं। देखो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर, यहाँ तो आप काउंट कर रहे हो बट ये इससे भी छोटे होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, आप कह सकते हो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके ये बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, मान लो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे आप इस बॉटल को ले सकते हो, ठीक है ना, ये बॉटल भी कोई आर्बिट्री सी शेप की है और ये ऐसे 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 मान लो इस तरीके से किसी भी तरीके से ये घूम रही है, तो हम इसको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। हम मान सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो आपको सर एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट ले लो, मैंने ले लिया,
इस पे एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास मैंने कितना चूज कर लिया, डीएम। कितना मास चूज कर लिया इसका, डीएम। तो एक्सिस ये है मेरी, तो एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस चूज कर लिया गया है वो कितना है, डीएम। ओके, एक्सिस से जो दूरी है, अगर मैं इसको अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाता हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसकी दूरी मैंने कंसीडर कर ली है इस छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट की, वो कितनी कंसीडर कर ली है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डीएम। छोटे से पॉइंट ऑब्जेक्ट की दूरी एक्सिस से मैंने मान ली कितनी, डीएम दूरी मान ली है। ठीक है, सॉरी, आर दूरी मान लिया, डीएम की जो दूरी है एक्सिस से कितनी मान ली है, आर। तो छोटा सा जो मास है, जो छोटा सा मास है डीएम, ये छोटू सा मास है। डीएम क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, छोटू वाला मास, छोटू सा मास, ठीक है ना, बहुत छोटा सा मास है, वेरी स्मॉल मास, ठीक है ना, बहुत छोटा सा एलिमेंट है मास का। उसकी जो दूरी है, डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम, इसका अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कितना लिया गया है इसका, आर लिया गया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस लिया गया है वो आर लिया गया है। तो सिर्फ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप ध्यान से देखोगे, सर्कल में घूम रहा होगा, है ना, ये छोटा सा पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा, इसका छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डी आई, और वो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर डी एम, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इनटू मास, है ना, सिर्फ इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, पर ऐसे कितने ऐड करोगे, यहाँ समेशन तो कर नहीं पाएंगे। डिस्क्रीट मास सिस्टम में हम क्या करते थे, समेशन कर लेते थे। डिस्क्रीट में सिस्टम में क्या करते थे, जब डिस्क्रीट सिस्टम होता था तो हम सिंपली क्या लिख देते थे, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन, और हम बोलते थे एम आई आर आई स्क्वायर, यही तो करते थे। बट यहाँ पे तो हमारा कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम है, नंबर ऑफ पार्टिकल काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, तो यानी कि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते, तो हम लोग समेशन से काम नहीं चलाएंगे। यहां अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ऐसे छोटे छोटे सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना पड़ेगा, और इनफाइनाइट एडिशन के लिए इंटीग्रेशन आता है, जब बहुत सारी टर्म्स को जोड़ना पड़े तो समेशन से काम नहीं बनता। तो हमें चाहिए एक और जोरदार टूल, क्या चाहिए हमें, इंटीग्रेशन चाहिए। क्या चाहिए अब हम लोगों को, इंटीग्रेशन चाहिए, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आर स्क्वायर डीएम। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम, ये फॉर्मूला किस में लग जाएगा, कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में। इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में एक एग्जाम्पल हाजिर होगा, बिना एग्जाम्पल के तो मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, ऐसे तो आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जैसे कि यहाँ एक यूनिफॉर्म रोड का आपको निकालना पड़ जाए, और यूनिफॉर्म रोड का निकालने के लिए कह रहा है, तो आपको पहले पूरा डेफिनेशन पढ़ना है, वो रोड से कहां से निकाल रहे हैं। ये मेरी यूनिफॉर्म रोड मैं मान लेता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पर एक्सिस ऑफ रोटेशन बतानी पड़ेगी। बिना एक्सिस ऑफ रोटेशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताओगे भाई। मैं आपसे पूछूं आपके कितने मार्क्स आए, आप कहोगे सर ये कैसा सवाल है, किस में, आप सब्जेक्ट तो बताओ, किस सब्जेक्ट में, कौन से पेपर में, ऐसे ही पूछ लूंगा कि कितने मार्क्स आए, नहीं ना। तो आप लोगों में से कई बच्चे मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अगर उसने सिर्फ इतना बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो हम बता दें, नहीं, जब तक वो क्वेश्चन पूरा नहीं करेगा तब तक आप जवाब पूरा नहीं दोगे। तो क्वेश्चन पूरा यही बनेगा जब आपसे बोलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, पर वो एक्सिस बताएगा, डिफाइन करेगा, तब जाके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे। तो यहां पे भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, एम आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m, लेंथ l, विथ AOR, कहां से पास कर रही है, AOR पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स, यानी कि ये रॉड कैसे रोटेट कर रही होगी, इस तरीके से, यानी कि इस रॉड को जो रोटेशन दिया गया इस तरीके का, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इस रॉड को इस तरीके से रोटेट किया गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मेरी रॉड है, ये मैंने अपनी रॉड कंसीडर कर ली, इस तरीके से अपनी रॉड को कंसीडर कर लिया, ये मेरी रॉड है, ठीक है ना, ये मेरी कोई रॉड हो गई, और ये रोटेट कर रही है, कैसे रोटेट कर रही है, इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां से पास कर रही है, यहां से पास कर रही है, किसी एक एंड पॉइंट से पास कर रही है। तो ये रॉड क्लॉक या एंटी क्लॉक इस तरीके से घूम रही होगी, घूम रही होगी। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना है तो क्या करना चाहिए, हम बहुत चालाक हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम इसका छोटू सा मास कंसीडर कर लेंगे, यहां पे जाके एक्स डिस्टेंस पे जाके इसका छोटू सा मास कंसीडर कर लो। कैसे करेंगे, याद है ना, पहले भी किया था ना सेंटर ऑफ मास वाले केस में, इसकी छोटी सी लंबाई ले लो, कितनी ले लो, dx। तो आप मुझे dx का मास dm बता सकते हो, किया है ना ये पहले भी हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल। dm निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dm डिवाइडेड बाई इसकी लेंथ dx,
दिस इज इक्वल्स टू पूरी रॉड का अगर मैं मास देखूं, m क्या है, रॉड का मास, जो पूरी रॉड का मास है, और रॉड की लेंथ कितनी है, मान लेते हैं कैपिटल L है। तो dm बाई x, छोटा सा मास बाय छोटी सी लेंथ इज बड़ा सा मास बाय बड़ी सी लेंथ, अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है और हमें यूनिफॉर्म रॉड दी है, ठीक है ना। आपको पता है ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते थे कि सर dm को लैम्डा dx कर देते तो भी कर सकते थे, और यहां से लैम्डा को आप क्या डाल सकते हो, m बाई एल डी एक्स। आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, dm बाई डी एक्स m बाई एल, और यहां से dm को आप क्या लिख सकते हो, m बाई एल dx। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे, ऐसे आसान लगे ऐसे करो, ऐसे करना है ऐसे करो। अब सर, अब आप लोगों को फॉर्मूला पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस है यहां से देख सकते हैं इस एलिमेंट का, एक्स स्क्वायर, कितना मास है dm, इस फॉर्मूले को यूज कर लो। और यहां से आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर dm को हम क्या लिख सकते हैं, m बाई एल dx, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, इंटीग्रेशन किस में हो रहा है, x पे। x की वैल्यू आप देखो ध्यान से, सबसे छोटा एलिमेंट मैंने यहां ले लिया, सबसे छोटा एलिमेंट मैंने पहले यहां ले लिया, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 0। और जाते 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 कहां तक जा सकते हो आप, यहां तक जा सकते हो, कितना डिस्टेंस हो जाएगा, l, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके l तक जा सकती है। m को बाहर ले लो, l को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx लिख दो। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो तुम लोग ऐसे ही कर लोगे यार, इसमें कोई जरूरी कि थोड़ा ना कि हमें कुछ बड़ा याद करना है, तो बहुत आसान है, पावर फॉर्मूले से आ जाता है सर। पावर 1 से बढ़ जाता है, पावर नीचे ही आता है, यानी कि एक्स क्यूब बाय 3, और यहां से क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, m बाय 3l, और यहां से आ जाएगा l क्यूब, तो यहां से आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। सिंपल। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना होता है, वैसे आप एग्जाम में डिराइव तो नहीं करने वाले हो, आपको तो याद रखना है एंड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर बाय 3 होता है। तो एंड पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रॉड का, वो ml स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा। आसान है, इजी है, आप इसको देख सकते हो, ml स्क्वायर बाय 3 आप इसको कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रोड। ये यूनिफॉर्म रोड के लिए है, ओके। अच्छा, अब आप देख सकते हो सेकंड केस में दोबारा से उसने यूनिफॉर्म रॉड दी, बट एक स्टेटमेंट बदल दी, ठीक है ना। पहले हम लोगों को क्या दिया था, थ्रू इट्स एंड पॉइंट, है ना, थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप एंड पॉइंट से निकालना चाहते हो, अब उसने क्वेश्चन बदल दिया, देखो ये नहीं है, इसको इग्नोर करना, ये देखो ध्यान से, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब कुछ वही दिया है, बस अब आपको m और l की वैल्यू देनी, ठीक है। और कहां से पूछ लिया, सेंटर ऑफ रोड से, ठीक है ना, किससे पूछ लिया, सेंटर ऑफ रोड से। तो पहले अब हमें डिराइव करना पड़ेगा सेंटर ऑफ रोड से, एंड से नहीं, अब हम कहां से डिराइव कर लेते हैं, सेंटर ऑफ रोड से, ठीक है। कहां से डिराइव कर लेते हैं, रोड के सेंटर से कितना आएगा, एंड पॉइंट से तो हम निकाल चुके हैं, एंड पॉइंट से तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हमें एंड पॉइंट से तो नहीं करना ना, एंड पॉइंट से तो अब आप जानते हो ना, एंड पॉइंट से तो सर हमें पता है, एंड पॉइंट की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को कहां से निकालने की जरूरत है, हमें अब निकालने की जरूरत है कहां से, इसके सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट से, ठीक है ना, हमें कहां से निकालना है, बोलो, सेंटर पॉइंट से, थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर ऑफ रोड या सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, अगर यूनिफॉर्म रोड है तो आप सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, यहां से हमें निकालना है। तो सब कुछ सेम है बेटा, जो भी आप करते आ रहे थे सेम चीज है, मतलब अब रोड जो घूम रही है बस वो सेंटर पॉइंट से घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है, सेम चीज, सेम रोटेशन, वैसे ही जो हमने देखा था, बट वो कैसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वो रोटेट कर रही है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस फर्क क्या आ जाएगा, लिमिट्स का। यानी कि अब रोड जो घूम रही है ना, वो ऐसे घूम रही है, अब रॉड का रोटेशन ऐसे है, मान लो ऐसे, या क्लॉक या एंटी क्लॉक ऐसे घूम रही है। तो सब कुछ वैसे ही है, डेरिवेशन वैसा ही चलेगा जैसे आप लोग पहले कर रहे थे, सेम चीज। सर रॉड की लेंथ यहां से यहां तक हम L मान लेंगे, वो यहां से रोटेट कर रही है, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को क्या मान सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक जाओगे x, और फिर से यहां से क्या लोगे, dx लोगे, ठीक है। पूरी वही डेरिवेशन, बस यहां पे लिमिट कहां से बदल जाएगी, यहां x 0 है, यहां x 0 है, और यहां मेरा x L/2 आएगा, क्योंकि ये आधी रोड है। तो यहां पीछे जाओगे तो ये नेगेटिव एक्सिस आएगी, तो यहां से x की वैल्यू -L/2 हो जाएगी। यानी कि अभी तक जो आपने किया था सब कुछ वैसा ही करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा, m/3 x स्क्वायर, बस यहां लिमिट जाएगी -L/2 से, यहां बस लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, x क्यूब, और यहां लिमिट जाएगी -L/2 से L/2।
देखो ना, अभी पीछे डिराइव किया था ना आपने, सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ लिमिट 0 से L थी क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 0 थी और मैक्सिमम कितनी थी, L। बस अब कितना फर्क आ गया, अब x की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू L/2 है। तो यहां अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां से आ जाएगा m/3 और यहां से आ जाएगा L3/8 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे से आ जाएगा माइनस L3/8। ठीक है ना, क्योंकि आप माइनस L/2 का क्यूब करोगे, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का क्यूब करोगे, ओड पावर है तो माइनस ही आएगा, और L3/2 का क्यूब 8। तो ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हो, ये आ जाएगा m/3 और यहां से आ जाएगा L3/8 प्लस L3/8, यानी कि यहां से आ जाएगा m/3 L3/4, तो यहां से आ जाएगा mL3 डिवाइडेड बाय 12, mL3 डिवाइडेड बाय 12। तो आप देख सकते हो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया है, सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया है, एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया है। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL2/12 आया, एंड पॉइंट से ज्यादा आया था। जब मैंने इसको एंड पॉइंट से घुमाया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आया था। क्यों ज्यादा आया था आप सोचो, एंड पॉइंट से घुमाने पे ज्यादा क्यों आया, यहां से घुमाया था तो ज्यादा क्यों आया था, सोचो। क्योंकि मास एक्सिस से दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, मास का डिस्टेंस एक्सिस से दूर दूर तक था, और जब मैं एक्सिस यहां से ले रहा हूं और इस तरीके से घुमा रहा हूं तो अब मास एक्सिस के क्लोज आ गया। आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा आपका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है, L/2। पहले आपका डिस्टेंस मैक्सिमम कितना जा रहा था एक्सिस से, L तक जा रहा था, अब आपका डिस्टेंस एक्सिस से कितना जा रहा है, सिर्फ L/2 तक जा रहा है। यानी कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, पहले ज्यादा था, एंड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, और जब हम सेंटर ऑफ मास से घुमा रहे हैं तो कम है, क्योंकि मास एक्सिस के क्लोज आ गया है, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे घट गया। जितना मास एक्सिस के क्लोज होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होता है, जितना मास एक्सिस से दूर जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। ये बात पहले भी बताई थी, ठीक है ना। अब आपने यहां से देख भी ली। अब यहां क्वेश्चन जो मैंने दिया है, अब आपको ध्यान से पढ़ना है। यहां पे क्वेश्चन में जस्ट वैल्यूज दे दी। अब ये क्वेश्चन तभी होगा जब आप ये डेरिवेशन कर चुके हो। अब आपने डेरिवेशन कर लिया, अब आपको ये फॉर्मूला याद हो गया, ये वाला फॉर्मूला भी याद हो गया। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से, इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्योंकि अब हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया है। अब हम लोगों को बस इतना देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या यूज करना है, हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। रॉड में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, हम देख चुके हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया in SI unit of a rod having a mass 24 kg and length 4 meter about an axis passing through the center of the rod and perpendicular to it as shown in figure। तो यानी कि यहाँ रॉड का जो मास दिया है हम लोगों को 24 kg दिया है, और जो इसकी लंबाई दी है वो दे रखी है हमें 4 मीटर। 4 मीटर की रॉड है और बहुत भारी रॉड है भाई, ठीक है। सो ये 24 kg की है। यहाँ पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली यहाँ सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे हम, mL2/12 लगाएंगे, है ना। mL2/3 लगता है जब एंड पॉइंट से पास कर रही हो, यहाँ सेंटर ऑफ मास से कर रही है, तो m की जगह कितना डालेंगे यहाँ पे 24, और डिवाइडेड बाय 2 हमें डिवाइडेड बाय 12 हमें नजर आएगा। L स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमें लेंथ का स्क्वायर करना है, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 ही हो गया 2, और यहां से आ गया हमें 16, और यहां से मेरा आंसर आ गया 32। तो 32 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि SI यूनिट में यही आंसर आएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा ये फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपसे यहां से पूछ रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर इट। यानी कि इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे फॉर्मूला पूछा है, और फॉर्मूला तो आपको अब रट गया है, अभी तो क्वेश्चन किया ही है हम लोगों ने, सिर्फ आप लोगों से फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। यहाँ डायग्राम नहीं दिया, सिर्फ स्टेटमेंट दी है, सिर्फ स्टेटमेंट देख के आपको पहचानना है कि क्या है आंसर। और मुझे लगता है इसमें भी कुछ क्वेश्चन में खास है नहीं, क्योंकि अभी मैंने 2 बार बता दिया है, ऑलरेडी बता दिया है। अगर रॉड के सेंटर से पास करे एक्सिस और रॉड इस तरीके से पड़ी हो, तो इस केस में हमारा आंसर आता है mL2/12। क्लियर है, एंड पॉइंट से mL2/3, यहां से mL2/12। एंड पॉइंट से आंसर ज्यादा आएगा, सेंटर से कम आएगा। एंड पॉइंट से आंसर ज्यादा क्यों आएगा, क्योंकि मास एक्सिस से दूर है। सेंटर से आंसर कम क्यों आएगा, क्योंकि मास एक्सिस के क्लोज हो गया है। रॉड एट सम एंगल, यानी कि अब जो मेरी रॉड है वो किसी एंगल पे है और रोटेट कर रही है। देखो यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा ये है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आप देख सकते हो आपकी जो रॉड है वो कुछ ऐसी दी गई है, तिरछी सी, है ना। अब ये रोटेट कैसे कर रही होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे ये रॉड है, ये कैसे रोटेट कर रही होगी, इसका रोटेशन बहुत ध्यान से मैं आपको
रियलाइज कराता हूँ कि ये कैसे नजर आएगी रोटेट करती हुई। एक एक्सिस ले ली जाए, जैसे कि मान लो ये मेरा हैंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये ऐसे रोटेट कर रही है इसके अबाउट, यानी कि इसका एंगल फिक्स्ड है, ये एक्सिस से एंगल नहीं चेंज कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो एंगल है वो एक्सिस से फिक्स है। ये एक कोन की तरह, एक जैसे एक हमारा आइसक्रीम का कोन होता है ना, ऐसी सी एक शेप बना देगी ये इसके अराउंड। इस तरीके से ये कोन की तरह, जैसे कोन की साइड पे है, ये उस तरीके से इसको ट्रेस करेगी, इस तरीके से रोटेट कर रही है। मतलब मेरी एक्सिस से इसका एंगल अभी भी देखो उतना ही है, अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है, तो ये मेरे हाथ के अराउंड इस तरीके से रोटेट करेगी ऐसे। तो ये पॉइंट फिक्स है, और ये अराउंड, इसके अराउंड एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इसका रोटेशन ऐसे है, देखो मेरा लेफ्ट हैंड पीछे से फिक्स्ड है, ये कैसे रोटेट कर रही है, आपको आगे से सर्कल दिख रहा है, पर पीछे से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट फिक्स्ड है, ये पॉइंट नहीं हिल रहा है, ऐसे नीचे से बॉटम से पॉइंट नहीं हिल रहा, और ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है वो सर्कल ट्रेस कर रहा है इस तरीके से, जैसे कोन होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो शेप होगी वो कोन जैसी ये ट्रेस करेगी, यानी कि ये इस तरीके से एक कोन के सरफेस पे मूव कर रहा होगा रॉड, इस तरीके से। कभी मेरी रॉड यहाँ भी होगी, है ना, थोड़ी देर बाद मेरी रॉड यहाँ भी होगी, थोड़ी देर बाद रॉड यहाँ भी होगी, और इसका कुछ एंगल है, लेट अस से वो एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तो ऐसे केस में एक डायरेक्ट तरीका है करने का, आप इसको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो, नहीं तो आपके पास एक और तरीका है। इस रॉड की अगर आपको लेंथ दे रखी है L, और अगर इसका मास दे रखा है आपको M, तो आप इसके दो कंपोनेंट्स ले लो लेंथ के। तो लेंथ के दो कंपोनेंट ले लो, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, यानी कि इस रॉड की लेंथ के दो कंपोनेंट कर लो। एक कंपोनेंट मैंने ये ले लिया, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट मैंने इसका ऊपर ले लिया, एक कंपोनेंट ये ले लिया और दूसरा कंपोनेंट इसका ये ले लिया। तो यहां से ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर पड़ा है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे L है, ये होगा L cos थीटा, तो ये होगा L sin थीटा, इसकी लेंथ हो जाएगी L sin थीटा, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी मेरी L cos थीटा। बट मुझे इस लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, इसका कुछ डिस्टेंस एक्सिस से नहीं है, तो इससे कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसी से आएगा, यानी कि इफेक्टिव लेंथ हमें ये चाहिए, यानी कि हम लोगों को सिर्फ इसको एक रॉड मान के चलना है जो एंड पॉइंट से रोटेट कर रहा हो, हमें रॉड मान के चलना है जो एंड पॉइंट से रोटेट कर रहा हो, पर उस रॉड की लेंथ हमें कितनी लेनी है, L नहीं लेनी, उसकी क्या लेनी है, इस रॉड का वो कंपोनेंट जो L के परपेंडिकुलर है, यानी कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो लेके चलना है, यानी कि L sin थीटा। और हम लोगों को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हम लोगों ने अब से पहले क्या पढ़ा था, ml²/12 पढ़ा था, है ना। बट यहाँ पे जो मेरी लेंथ है वो L नहीं है, मेरी लेंथ कुछ और है, मेरी लेंथ है L डैश, जिसको मैं L sin थीटा लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिख सकता हूं ml²/12 नहीं, सॉरी ml²/3 लेना पड़ेगा ना, एंड पॉइंट से रोटेट कर रहा है, ml'²/3, सेंटर ऑफ मास से 12 होता है, बट ये तो एंड पॉइंट से रोटेट कर रही है ना, तो यहाँ ml'²/3 आएगा, 12 नहीं आएगा, मैंने गलती से 12 लिख दिया था, ml²/12 आना चाहिए जब सेंटर से रोटेट करे, बट ये कहां से रोटेट कर रही है, एंड पॉइंट से, तो यहाँ से ml'²/3। बट लेंथ की जगह इसकी वैल्यू कितनी डाल दोगे, यहां जो रोड की लेंथ है वो L नहीं है, वो कितनी है, L sin थीटा है तो ml sin थीटा का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा ml²/3 और sin स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक है ना, यहां से आंसर क्या आएगा, ml²/3 sin स्क्वायर थीटा। हालांकि अगर आपको रोड ऐसे दे देता, खुद सोचो, अगर आपको रोड ऐसे दे देता, मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने इसको अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर कर लिया, और मान लो आपको रॉड दे देता कुछ इस तरीके से, आपको कहता कि रॉड ऐसे है, ठीक है ना, इस तरीके से रॉड ले लेता कि आपका यहाँ मिड पॉइंट है रॉड का, और ये लेंथ आपकी L/2 है, ये वाली लेंथ भी आपकी कितनी है, L/2, और ये एंगल फिक्स है, थीटा है, और ये रॉड ऐसे रोटेट कर रही है यहाँ भी और नीचे भी ऐसे, है ना, तो इस तरीके से ये रॉड रोटेट कर रही होगी, इस तरीके से घूम रही होगी। अब आप इसको कैसे कंसीडर कर सकते हो, इसको आप कंसीडर कर सकते हो इक्विवेलेंट टू अ रॉड जो कि ऐसे पड़ी है, और ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ अब आपकी L/2 की जगह क्या हो जाएगी, L/2 साइन थीटा, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L/2 साइन थीटा, यानी कि ये एक इफेक्टिव रॉड बन गई जिसकी लेंथ L साइन थीटा हो गई, ये इफेक्टिव रॉड बन गई जिसकी लेंथ L साइन थीटा हो गई। और फिर इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो यहां से ml'² / 12 यानी कि m/12 L² साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, m/12, यहाँ m/3 आया था, वहां m/12 आ जाएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है।
ये एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। रॉड का एंगल हमारा चेंज नहीं करेगा, यहां पे मेरा एंगल एक्सिस से फिक्स्ड है। याद रखना थीटा मेरा एंगल है विच इज फिक्स्ड फ्रॉम एक्सिस, एंगल दैट इज फिक्स्ड फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये एंगल फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि ये एंगल कम हो रहा है, नहीं, ये एक ही एंगल पे रोटेट कर रही है। बस यहां पे वो एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, वहां सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, क्लियर है? आप देख सकते हो ये बहुत सिंपल है। यहां रॉड रोटेट कर रही है एट सम एंगल। ओके, सो एक सिंपल सा सवाल अब आप लोगों के लिए, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन किन किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां डिपेंड करेगा, आपसे पूछा गया है। फैक्टर 1 मास ऑफ द बॉडी, सेकंड मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, थर्ड साइज ऑफ द बॉडी, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो मैंने आपको ऑलरेडी ये फैक्टर्स बताए हैं, ये सभी पे डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्ट के मास पे भी करता है, साइज पे भी करता है, कैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, ये सभी पे डिपेंड करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में मास भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसके साथ साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास कर रही है वो भी, यानी कि डिपेंड करता है ये सभी फैक्टर्स पे। तो इन सभी फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहां पे एक्सिस कौन सी कह रहा है, सोचो प्लेन कौन सा है इस ऑब्जेक्ट का। अगर आप ध्यान से देखोगे ये प्लेन है, ये बोर्ड वाला प्लेन है, और आपके पास 3 पॉइंट मासेस हैं, एक ये और एक ये, तीनों पॉइंट मासेस हैं। और आप लोगों से बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो एक एक्सिस से दैट पासेस थ्रू P, जो P से पास कर रही है और इनके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एक्सिस हो गई। आप देख सकते हो ये जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये एक्सिस जो आपके सामने जा रही है। तो मैंने अपनी एक्सिस को दिखाने के लिए ये दिखाया, दिस इज द एक्सिस। तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा, ये वाला पॉइंट भी सर्कल में घूम रहा होगा, और इनका डिस्टेंस कितना है यहां से? L है। इसका डिस्टेंस भी अगर आप ध्यान से देखोगे कितना है, इसका डिस्टेंस भी देखोगे कितना है? L है। तो ये दोनों सर्कल में घूम रहे होंगे, है ना? ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, और ये वाला जो मास है ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये P वाला मास एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। अरे यार ये पॉइंट मास है, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? 0। एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? m। m का डिस्टेंस कितना है? L। इस वाले m का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? L। बट अपना ही डिस्टेंस इसका एक्सिस से कितना है? 0। यानी कि यहां पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो दो मासेस हैं, दोनों का ही जो डिस्टेंस है 2m इंटू 2m क्यों कर रहा हूं, 2 क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दो मासेस हैं इंटू L स्क्वायर, सिंपली 2ml स्क्वायर आंसर आएगा यहां पे। ठीक है ना? क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिर्फ ये दोनों रोटेट करते हुए दिखेंगे, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा, ये दोनों ही सर्कल में घूम रहे होंगे, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, यानी कि 2ml स्क्वायर। अब देखो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू PQ। अब एक्सिस कहां से पास कर रही है? PQ से, यानी कि ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो अगर आप कह रहे हो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप देख सकते हो सिर्फ ये वाला मास रोटेट कर रहा होगा, ये वाला मास इसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा होगा एक सर्कल में। ठीक है ना? अगर आप इस वाले मास की बात करो, वो भी इधर है, वो इस तरीके से इसके अराउंड सर्कल में घूम रहा होगा ये वाला मास। तो ये दोनों मासेस तो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मेरी PQ पे है, अगर ये मेरी येलो वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कंसीडर कर ली है, तो ये दोनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, ये दोनों मासेस एक्सिस पे है, सिर्फ इसका आएगा। और इसका डिस्टेंस सोचो, इसका डिस्टेंस सोचो, मैं मान लेता हूं ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दे, सपोज ये देगा, वैसे आपको क्वेश्चन में देगा, बिना इसके आप नहीं कर पाओगे। आपको मान लो ये मासेस दे रखे हैं m, और ये डिस्टेंस दे रखा है a, हमारा क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन मासेस। ये किसके बीच का डिस्टेंस है? डिस्टेंस बिटवीन मासेस। तो यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ऐसे केस में आप जानते हो ये एंगल कितना होता है? आप जानते हो ये एंगल कितना होता है? ये कितना होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हो? तीनों एंगल 60 डिग्रीज होते हैं या नहीं होते? होते हैं ना? तीनों एंगल 60 डिग्रीज होते हैं ना बेटे? और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? आपको तो ये डिस्टेंस चाहिए। आपको किसका डिस्टेंस चाहिए? आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। किससे चाहिए होता है डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है? ये येलो वाली। मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। सोचो, क्या हमें ये डिस्टेंस चाहिए? हाँ। तो क्या हम ट्राइंगल से निकाल नहीं सकते ये डिस्टेंस? अगर मुझे ट्राइंगल में ये पता है हाइपोटेन्यूज है ना, और बेसिकली ये एंगल पता है 60,
ये साइड पता है और ये निकालना है, तो आपको पता है ना कंपोनेंट लेने आते हैं ना, अगर आपको ये साइड पता है ए और आपसे मैं पूछ रहा हूँ ये वाली साइड, तो आप नहीं निकाल सकते अगर आपको ये एंगल पता है 60 डिग्री। डेफिनेटली ये होता है ए साइन 60 और ये डिस्टेंस कितना होता है ए कॉस 60। ये कंपोनेंट लेना मैंने सिखाया था आपको। तो ये साइड कितनी हो जाएगी आपकी √3a/2, यानी कि यही डिस्टेंस होगा जो हमें चाहिए। हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा a√3/2। इन दोनों का कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, सिर्फ इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, मेरे पास मास m है, डिस्टेंस d और स्क्वायर, बाकी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका और इसका 0 है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। हाँ या ना, कर रहे हैं ना, दोनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा m, और डिस्टेंस कितना है उसका जल्दी से बोलो, a√3/2 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, √3 का 3, 2 नीचे आ जाएगा 4 और यहां से आ जाएगा ma²। खत्म, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। नाउ रोड बेंड्स एट सम एंगल, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, नीट में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। रॉड को किसी एंगल पे बेंड कर दें तो क्या होगा। आप देखो ये रॉड आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, मैं मान लो इसको सेंटर से घुमाता हूं, तो आप मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो। अब तो आप जानते हो कितना होता है, ml²/12 ही होता है ना। कहां से घुमा रहा हूं, सेंटर से घुमा रहा हूं। कहां से घुमा रहा हूं, सेंटर से घुमा रहा हूं। अगर मैं इस रोड को बेंड कर दूं, ऐसे मोड़ दूं, देख रहे हो ये रोड पहले आपको सीधी नजर आ रही है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो आपने बोला ml²/12। मैंने कहा नहीं, इस रोड को थोड़ा सा बेंड कर दो। अब इस रोड को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देख सकते हो इस रोड को ऐसे बेंड कर दिया, देख रहे हो आप, इसको मैंने क्या कर दिया, बेंड कर दिया। और फिर मैं इसको किसी एंगल पे, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, मुझे नहीं पता कितना है, इसके बीच में कुछ एंगल होगा, लेट अस थीटा। तो अब मैंने रोड को बेंड कर दिया और मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। अब मैं रोड को एक ही प्लेन में, दोनों रॉड एक ही प्लेन में है, अब ये दो रॉड बन गई एक तरीके से, और इनके बीच में कुछ एंगल है, और इस तरीके से इसको घुमा रहा हूं। यानी कि आप ऐसे भी देख सकते हो, मैं इस तरीके से इसको घुमा रहा हूं, इस रॉड को एक प्लेन में, किसी एक फिक्स प्लेन में ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूं। अब आपसे पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सेंटर से पकड़ के, इस रॉड के सेंटर से पकड़ के इसको बेंड कर दिया है एट सम एंगल, और उसके बाद रोटेशन दिया जा रहा हूं। तो यानी कि रॉड को पहले सेंटर से बेंड किया, ठीक है, तो मैं यहां से दिखा देता हूं। मान लो ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको मैंने बोल दिया AOR। तो रॉड को सेंटर से बेंड किया, और मान लो एक हिस्सा ये है रॉड का, और दूसरा आप देख सकते हो मान लो ये है, ठीक है ना। रॉड को आपने सेंटर से बेंड किया और इसके बीच में एंगल है थीटा, ये दोनों एक ही प्लेन में है, प्लेन अलग नहीं है इसका, कहीं ये सोचो एक ऊपर एक नीचे, नहीं बेटे। रॉड के बीच में जो ये एंगल लिया गया वो ऐसे लिया गया, ये रॉड ऐसे बेंड की है सेंटर से, ठीक है ना। अब ये दोनों एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, सेंटर से बेंड कर रहा हूं मैं इसको, सेंटर से बेंड कर रहा हूं, और घूम एक ही प्लेन में रहे हैं, इनका प्लेन ऑफ रोटेशन सेम है। ऐसा नहीं है कि एक ऊपर एक नीचे, ऐसे नहीं घूम रहे, ठीक है ना। आप देख सकते हो कैसे घूम रहे हैं, दोनों एक ही प्लेन में है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ हल्की सी कंस्ट्रक्शन कर दूं, तो ये दोनों एक ही प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, इनका प्लेन फिक्स्ड है। ये अगर मैंने ये प्लेन दिखा दिया तो ये दोनों इसी प्लेन में रोटेट कर रहे हैं, सेम प्लेन, ठीक है ना। और एंगल रॉड के बीच में कितना है, थीटा है। तो ऐसे में आप लोगों का आंसर अभी भी ml²/12 ही रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। हाफ रोड हो चुकी है, जबकि ये रॉड l/2 है, ये रॉड l/2 है, पर आंसर आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत इजी है। आप चेक कर सकते हो कि सर मैं एक एक करके दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाल लेता हूं। आप पहले वाली रोड को पिंक रॉड कर लो और इसका सोचो कितना आंसर आएगा, इसका मास कितना हो जाएगा। सोचो आधी रोड हो गई, पूरी रोड का मास m था, इस आधी रोड का मास कितना होगा, आपने कहा m/2। तो आप बोलोगे सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, I1। तो मैं इसको पहले वाली रोड को रोड 1 कह देता हूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, I1। और कितना आ जाएगा, वैसे आपको पता है फॉर्मूला क्या होता था, ml² कितना होता है बोलो, साइड से रोटेट कर रहे ml²/3 होता है, ये फॉर्मूला होता है। बट यहां मास मेरा m नहीं है, यहां मास कितना है मेरा, m/2। तो मास की जगह लिखा m/2, और लेंथ की जगह क्या लिखा, l/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला पता है ना, एंड पॉइंट से क्या होता है, पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। एंड पॉइंट से फॉर्मूला होता था ml² डिवाइडेड बाई 3। बट अब मेरी रोड का मास m नहीं है, मैंने m की जगह क्या डाला, m/2, l की जगह क्या डाला, l/2, और डिवाइडेड बाई 3 तो वैसे ही रखा। कितना आ जाएगा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ से आ जाएगा m/2
इंटू ये वाला 3 और यहाँ से कितना आ जाएगा एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 24। तो इस रोड का आंसर आया एम एल स्क्वायर बाय 24। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा जो है रोड का वो भी तो सेम वैसे ही है। अरे दूसरे हिस्से को आप ग्रीन कलर से दिखा दो, इसको सेकंड पार्ट मान लो रोड का, बट ये भी तो सेम ही प्लेन में घूम रहा है। जो पिंक वाले का आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी उतना ही आएगा क्योंकि इसका भी मास मेरा m/2 है, इसकी भी लेंथ मेरी l/2 है, इसका मास भी m/2 है, इसकी लेंथ भी l/2 है। तो आपको कहे सर I2 भी तो सेम आएगा, I2 भी ml स्क्वायर बाय 24 ही आएगा। तो टोटल कितना आ गया, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया तो ये आ गया ml स्क्वायर बाय 24 प्लस ml स्क्वायर बाय 24, है ना, यानी कि ml स्क्वायर बाय 12। यही तो मैंने कहा था, यानी कि रॉड को अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं रॉड को ऐसे घुमाऊं, सुन लो ध्यान से, मैं रॉड को ऐसे घुमाऊं तो भी ml स्क्वायर बाय 24 आता है सेंटर ऑफ मास से, और रॉड को पहले मैं बेंड कर दूं सेंटर से, किसी एंगल पे बेंड कर दूं, कोई एंगल बना दूं और फिर रोटेट कराऊं तो भी आंसर सेम ही आएगा। इस केस में भी आंसर मेरा सेम आएगा। आप ऐसे देख लो, रॉड पहले ऐसे थी तो ml स्क्वायर बाय 12 आ रहा था। अगर रॉड के बीच में, है ना, अगर मैं रॉड के बीच में कोई एंगल रख दूं और फिर इसको ऐसे ऐसे इसी प्लेन में घुमाऊं तो भी ml स्क्वायर बाय कितना आएगा 12 ही आएगा। यानी कि एंगल्स पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि रॉड के बीच में एंगल कितना है, बट ये दोनों पोर्शन एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दोनों का ही एंगल देख सकते हो 90 डिग्री है, इसका भी एंगल 90 डिग्री है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दोनों रोड का एंगल 90 डिग्री है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक सवाल जैसे कि यहां दिया हुआ है, वो बोल रहा है a thin rod of length L mass M is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them is 90 डिग्री। तो बेसिकली वही क्वेश्चन है जो भी पूछा गया था कि एक रॉड ऐसे है और दूसरी वाली भी रॉड ऐसे ही होगी मान लो, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है मान लो 90 डिग्री है, पर दोनों एक ही प्लेन में घूम रहे हैं। अरे एक ही प्लेन में घूम रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, दोनों रॉड एक ही प्लेन में, बस परपेंडिकुलर हो गया मतलब मैंने रोड को 90 डिग्री पे बेंड कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री पे, और अब इसको ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर इन दोनों हिस्सों की लेंथ सेम है, दोनों का मास सेम है, तो आंसर अभी भी ml स्क्वायर बाय 24 आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में एंगल दे दिया है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बट आप समझ रहे हो इसका आंसर अभी भी क्या रहेगा, ml स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा, क्योंकि एंगल पे वो डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि अगर रोड को बेंड करोगे और दोनों रोड सेम प्लेन में रोटेट करेंगी तो एंगल पे आंसर डिपेंड नहीं करता। मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, अगर रोड बेंड करोगे, अगर रोड बेंड हो रही है और दोनों पार्ट्स सेम प्लेन में ही रोटेट कर रहे हो तो I ml स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया। तो इट डजेंट मैटर व्हाट एंगल यू आर चूजिंग बिटवीन देम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। एंगल 60 दे दे, 30 दे दे, ये एंगल एक्सिस का रोड से नहीं है। बच्चे इससे कंफ्यूज मत करना, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे सर यहाँ तो आपने कुछ और आंसर लिखवाया था, ये और वो दोनों अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में रोड घूमी किसी एक्सिस पे, किसी एंगल पे रही है, रोड का एंगल एक्सिस से थीटा था यहाँ पे, यहाँ रोड का एंगल एक्सिस से थीटा था। अब क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ये है कि रोड ऐसे रोटेट कर रही थी, है ना, नहीं, अब क्वेश्चन ऐसे है कि रोड ऐसे रोटेट कर रही थी, अब इनके बीच में रोड के बीच का एंगल ये है, बट वो रोटेट अभी भी उसी प्लेन में कर रही है, एक्सिस से अभी भी परपेंडिकुलर ही रोटेट कर रही है। अब क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ जो एंगल है थीटा वो रॉड्स के बीच का है, एक्सिस से नहीं है। यहाँ थीटा एक्सिस से एंगल नहीं है, कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, गलती मत कर देना, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से एक्सिस से एंगल 90 डिग्री है, तो यहां से एक्सिस से जो एंगल 90 डिग्री आप चूज कर रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 1 ही रहेगा, यानी कि यहां से ml स्क्वायर बाय 12 ही आंसर रहेगा। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है लाइट रॉड ऑफ लेंथ L हैज टू मासेस M1 एंड M2 अटैच्ड टू इट्स two ends. The moment of inertia of the two system about the axis perpendicular to the road and passing through the center of mass. यानी कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट मासेस हो, मान लो एक पॉइंट मास है M1, एक दूसरा पॉइंट मास कितना है हमारे पास M2,
ठीक है ना। तो ये दोनों एक लाइट रोड पे लगा दिए, मतलब रॉड का होना ना होना एक ही बराबर है। लाइट रोड है, रॉड का कोई मास नहीं है। क्वेश्चन में रॉड दिया है बट रॉड का कोई मास नहीं है, उसको आपको लेना ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये रॉड होके भी नहीं है क्योंकि इनका कोई मास नहीं है। तो ली क्यों है, ये बताने के लिए कि ये दोनों सेम ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। तो दोनों को सेम ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। ये डिस्क्रीट मास क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ रोड सिर्फ इसको जोड़ने के काम कर रही है और कोई काम नहीं है रोड का। यहाँ रोड का कोई मास नहीं है, ठीक है ना। तो नो मास, रोड का कोई मास नहीं है, हमें सिर्फ एक मास ये देखना है कि ये देखना है। और एक्सिस कहां से पास कर रही है, आपको क्वेश्चन में दे रहा है एक्सिस कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से। तो मैं आपसे बोल दूं अगर ये डिस्टेंस कितना है मेरा l, ठीक है ना, ये डिस्टेंस मेरा l है, तो आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो x1 कितना होगा, ये डिस्टेंस बता सकते हो x2 कितना होगा। पता है ना आप लोगों को x1 सेंटर ऑफ मास तो निकालना आता है ना, x1 डिस्टेंस कितना होगा अगर आप इस मास से दूरी निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास की, है ना। ये COM इधर है, सेंटर ऑफ मास इधर है। अगर आप यहां से निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा x1 निकालने के लिए, m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर आप यहां से x2 निकालना चाहते हो तो m1l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर सकते हो, ठीक है। और अब आप लोगों से बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट मास सिस्टम का लगेगा, यहां से m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, बट बिना सॉल्व करे भी आपको ये आंसर याद रखना है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जब भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगी तो आप यहां से इसका आंसर याद रखना, ICOM जो भी आप यहां से निकालोगे इस एक्सिस से, जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मैं इसको ICOM कह देता हूं क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। आप याद रखना इसको म्यू एल स्क्वायर कहते हैं। म्यू का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आप लोग याद रखना, इसको याद रखना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आपको तो ये याद रखना है, एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करोगे तो ये पूरा मेथड करना पड़ेगा, पहले आपको x1 x2 निकालना पड़ेगा और ये डालना पड़ेगा। मैं प्रूफ कर देता हूं इसको जल्दी से कि ये सेम ही चीज आएगी। आप देखो यहां से m1 x1 की जगह कितना डालेंगे, m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और यहां से इन दोनों का भी स्क्वायर, प्लस m2 m1l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा m2 m1 स्क्वायर l स्क्वायर, और नीचे LCM दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, तो ये आ गया, ठीक है। यहां से ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो, ऊपर से आप कॉमन ले सकते हो m1 m2 l स्क्वायर, यहां से m1 m2 l स्क्वायर, यहां से भी m1 m2 l स्क्वायर। तो यहां बचेगा आपका m2 और यहां बचेगा आपका m1, और नीचे m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर था। तो एक बार पावर कट जाएगी यहां से, तो वही बचेगा जो मैंने आपको बताया था, m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मैंने आपको यही रिजल्ट बताया था, ठीक है ना। आप इसको याद भी रख सकते हो, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे रोट करके दिया है, एक लाइट रोड से कनेक्टेड से और घूम रहे थे। हो सकता है एग्जाम में सिंपली बोले टू मासेस आर रोटेटिंग अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास विथ सेम ओमेगा, दो मासेस सेम ओमेगा से सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ आप लोगों से पूछेगा बताओ व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। तो ये आंसर याद रखना है, म्यू एल स्क्वायर। म्यू रिड्यूस मास भी कहलाता है, इसी को आप रिड्यूस मास भी कहते हो, जिसको आप क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मास, दोनों मास का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन। याद रख सकते हो इसको, म्यू एल स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो वन स्टेप सॉल्यूशन है, आपको ये ऐसे डायरेक्टली भी याद होना चाहिए था, नहीं तो आप पूरा डिराइव कर सकते हो, पहले यहां से डिस्टेंस x1 यहां से डिस्टेंस x2 और फिर फॉर्मूले में डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। अब एक रिंग की बात करें तो रिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास ये है, कड़ा, है ना। इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं है रिंग का, आप देख सकते हो इसका सारा मास कहां सिचुएटेड होता है, इसकी बाउंड्री पे, और अलग अलग तरीके से मैं इसको घुमा सकता हूं। मैं रिंग को ऐसे भी घुमा सकता हूं, आप देख सकते हो रिंग को ऐसे भी घुमा सकता हूं, ठीक है ना। अब रिंग को मैं ऐसे भी घुमा सकता हूं, ऐसे स्टेयरिंग घूमता है ना गाड़ी का, है ना, व्हील जैसे घूमता है, पहिया जैसे घूमता है, एक ही जगह पे घूम रहा है ये, ऐसे ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे ऐसे भी घुमा सकता हूँ, अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे भी घुमा सकता हूँ,
यहाँ से पकड़ के ऐसे भी घुमा सकता हूँ इसको, है ना, अलग अलग तरीके से, जैसे मर्जी मैं इसको घुमा सकता हूँ, अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन या जो पहली एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं चूज कर रहा हूँ, सबसे सिंपलेस्ट है, वो ये ले रहा हूँ। ये जो पेन है ये इस एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ये रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये रिंग है, ये इसके अंदर से निकाल रहा हूँ मैं एक्सिस, तो ये इसके सेंटर से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, और रिंग अब इसके अबाउट ऐसे ऐसे अपनी जगह पे घूम रही होगी, अपनी ही एक्सिस पे इस तरीके से घूम रही होगी, ठीक है ना। यानी कि मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये मेरी एक्सिस होगी जो इसके सेंटर से पास कर रही है, और रिंग बिल्कुल स्टीयरिंग की तरह, एक व्हील की तरह अपनी ही जगह पे घूम रही है, ठीक है ना। तो ये एक्सिस क्या कहलाएगी, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, और रिंग का जो प्लेन है वो ये है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो आप देख सकते हो यहाँ सब कुछ मैंने लिखा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास m जिसका रेडियस है r अबाउट एन एक्सिस, क्या लिखा है एक्सिस के बारे में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिस थ्रू इट्स सेंटर एज शोन इन द फिगर। अब देख सकते हो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, यानी कि रिंग ऐसे ऐसे घूम रही है, इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन कर रही है, अपनी ही एक्सिस के अबाउट रिंग इस तरीके से घूम रही होगी, ठीक है ना। रिंग इसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी। तो ये बहुत सिंपलेस्ट केस होता है, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, रिंग का कोई भी हिस्सा ले लो, आप ये मास ले लो, आपने कहा सर ये छोटा सा मास है डीएम, इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है आर। मैंने कहा अगर मैं डीएम यहां चूज कर लूं तो इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से आर। मैंने कहा अगर मैं डीएम यहां चूज कर लूं तो भी इसका डिस्टेंस कितना है आर। यानी कि ये सिंपलेस्ट केस इसलिए है क्योंकि सारे मासेस जितने भी रिंग पे मैं छोटे छोटे पॉइंट मास लूंगा, सभी एक्सिस से सेम दूरी पे हैं, जो कि है आर। ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिंग, ऑल द पॉइंट्स ऑन द रिंग आर इक्विडिस्टेंट, क्योंकि मैंने एक्सिस ही ऐसी चूज की है कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रही है। यानी कि यहां से जो मेरा सेंटर ऑफ मास आएगा, सॉरी यहां से जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, वो कितना आ जाएगा, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डीएम, और मैं जो आर देख रहा हूं डिस्टेंस, ठीक है ना, इस मास का एक्सिस से, वो मेरा कैपिटल आर है, मैं इसका भी डिस्टेंस देखूं कैपिटल आर है, यानी कि स्मॉल आर फिक्स्ड है, यानी कि यहां बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम, है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल है और आर स्क्वायर कांस्टेंट है, हर एक मास का डिस्टेंस फिक्स है, तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर ले गए, और डीएम का इंटीग्रेशन हो गया टोटल मास ऑफ रिंग। डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टोटल मास ऑफ रिंग, मतलब डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास, मतलब सर इन सभी मासेस को ऐड कर दिया हमने, ये छोटे 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 सारे डीएम्स को अगर मैं ऐड कर दूं, ये सारे छोटे छोटे सारे मासेस को ऐड कर दूं, तो टोटल रिंग का मास बन जाएगा। यानी कि अगर रिंग का मास मेरा m है ना, और इसका रेडियस r है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एम आर स्क्वायर बन जाएगा। तो रिंग का आपको याद रखना है, बट किस एक्सिस से, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपने अभी देखा है वो एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है, दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एंड पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये आंसर आता है एम आर स्क्वायर। ओके, अच्छा, अगर मैं रिंग को आधा कर दूं, अगर आप ध्यान से देखोगे, सेमी सर्कुलर रिंग रख लूं, तो अगर पूरी रिंग थी, आप ऐसे समझना, मान लो मैं आपसे बोलूं पूरी रिंग थी, तो पूरी रिंग का मास कितना माना था आपने, m। मैं मान लेता हूं मास ऑफ कंप्लीट रिंग, पूरी रिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपसे बोला पूरी रिंग का अगर हम मास देखेंगे तो हम क्या मान सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे पूरी रिंग का जो मास है मैंने मान लिया कितना, कैपिटल M। तो मुझे बताओ आधी रिंग का कितना होगा। अब सिर्फ आधी रिंग रोटेट कर रही है, पूरी नहीं कर रही, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आधी रिंग रोटेट कर रही है। तो पूरी रिंग का मास अगर m था, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर रिमेनिंग पोर्शन जो है इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा m/2, है ना। तो यानी कि सर इस हिस्से का मास कितना हो जाएगा, m/2 रेडियस r। तो आप कह सकते हो जितना इस आधे से आंसर आ रहा था उतना इससे आ रहा था, यानी कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे प्लस इससे किसके बराबर थी, एम आर स्क्वायर के, यानी कि दोनों को जब आप ऐड कर देते तो एम आर स्क्वायर आता था। अब आधी रिंग बची है तो आधा आंसर हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि सर अभी जो आंसर आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, क्योंकि आधी रिंग बची है, तो वो कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आधी रिंग ही तो रोटेट कर रही है ना, तो पहले एम आर स्क्वायर आया था, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो हाफ हो गया, रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो आधा हो गया। अगर मास आधा हो गया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आधा हो जाएगा। पर क्वेश्चन में ऐसा ना कहे, क्वेश्चन में कहे
सेमी सर्कुलर रिंग है, पर सेमी सर्कुलर रिंग का मास अब m/2 ना दे, कहे m है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहां पे पहले आपको पूरी रिंग रोटेट कराई थी, आप देख सकते हो ऐसे हमने इस पूरी रिंग को रोटेट कराया था, पूरी रिंग का मास m था, तो इसका आंसर कितना आया था इस एक्सिस से mr²। मैंने कहा अगर मैं आधी रिंग काट देता तो आंसर आता कितना, आधा mr²/2। अगर मैं 1/4 भाग रोटेट कराता तो कितना आता, mr²/4 होता ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन बदल दिया, उसने बोला आधी रिंग तो है, मान लो मैंने इसको आधा काट दिया, पर आधी रिंग का मास कितना बोल रहा है, वो m बोल रहा है। आधी रिंग का मास m/2 नहीं कह रहा, कितना बोल रहा है, m बोल रहा है। तो उस केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर वो रिंग को छोटा कर देता है बट मास नहीं बदलता, रिंग को आधा कर दिया बट मास पूरी रिंग जितना ही रखा, तो आंसर चेंज नहीं होगा, अभी भी आंसर mr² ही आएगा। यानी कि रिंग को हाफ किया, ठीक है ना, रिंग को हाफ कर दिया पर मास टोटल रिंग जितना ही रखा, टोटल रिंग जितना ही रहा, तो mr² ही रहेगा। तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr² ही रहेगा, क्योंकि रिंग को आधा जरूर किया है पर रिंग का मास आधा नहीं किया है। यानी कि अगर ये पूरी रिंग होती तो उसका मास 2m होता, इस रिंग को अगर मैं पूरा कर दूं तो पूरी रिंग का मास 2m होता, तो पूरी रिंग का आंसर 2mr² आता। क्योंकि आधी रिंग का मास m है तो पूरी रिंग का 2m होगा, बट इसने आधी रिंग का अगर m दिया है तो वही याद रखो जो रिंग का होता है। बात समझ में आ रही है, तो उतना ही आएगा जो रिंग का होता है। इवन ऐसे केस में अगर आपसे बोले या किसी सेक्टर, या फिर अगर हम बात करें बेसिकली आर्क कह सकते हैं, आर्क ऑफ अ रिंग या सेक्टर ऑफ अ रिंग। बेसिकली सेक्टर हम डिस्क के लिए यूज करते हैं, तो बेटर हम सेक्टर वर्ड को ना यूज करके यहाँ आर्क वर्ड यूज करें, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि पूरी रिंग नहीं है बेटा, जो पूरी रिंग थी अब वो पूरी रिंग नहीं है, बस हमें रिंग का इतना हिस्सा नजर आ रहा है, सिर्फ रिंग का थोड़ा सा एक सेक्टर है, इतना सेक्टर है, या फिर आप कह सकते हो इतनी आर्क है, बेटर वी कॉल इट एज आर्क। तो अगर आप ध्यान से देखोगे रिंग की सिर्फ इतनी आर्क रोटेट कर रही है ये, ठीक है ना, ये रिंग की अगर हमारी आर्क रोटेट कर रही है तो क्या होगा। तो अगर m कंप्लीट रिंग का मास है तो याद रखना क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें, अगर m कंप्लीट रिंग का मास है, अगर पूरी रिंग का मास मेरा m है, ठीक है ना, तो आंसर क्या आता, तो हमें पूछता कि ये एंगल कितना है, तो हमें ये एंगल चाहिए होता, मैंने मान लिया ये एंगल है थीटा। तो आंसर क्या आता, पूरी रिंग का कितना आता है आप जानते हो, mr² आता है ना। तो अगर हमें ये एंगल दिया जाए तो आप इसको थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा ये आएगा। या फिर अगर एंगल आपका रेडियन में दिया जाए तो वो आप क्या करोगे, थीटा डिवाइडेड बाय 2π। ऊपर वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन क्वेश्चन में थीटा किस में दिया जाए, इन डिग्रीज। जब हमें थीटा किस में गिवन हो, थीटा इन डिग्रीज, क्वेश्चन में थीटा हमें एंगल में दे 30 डिग्री 60 डिग्री, तो हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और ये वाला कब यूज करेंगे, जब थीटा किस में हो, रेडियंस में। पर ये तब यूज करना है जब पूरी रिंग का मास m हो और इसका मास आपको पता ना हो, तब आपको ये करना है। जब पूरी रिंग का मास हम लोगों को दे रखा हो कितना, m, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर आपको बोले जैसे कि यहां कह रहा है ऊपर, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे हमें क्वेश्चन में अलग चीज दी है। उसने बोला है जो आर्क रोटेट कर रही है ना यहाँ पे, उसी का मास m है। यानी कि जो आर्क रोटेट कर रही है, यहाँ जो मर्जी एंगल दे दूं मैं, ठीक है ना, यहाँ जो आर्क रोटेट कर रही है इसका जो मर्जी मैं एंगल दे दूं, इसी का मास, अकेले का मास कम नहीं हुआ है, रिंग जितना मास है, जितना पूरी रिंग का मास था वो अकेले आर्क का है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग जितना ही आएगा जो पूरी रिंग का आता था। फिर हमें टेंशन नहीं लेनी, फिर आंसर mr² ही आएगा, क्योंकि इस केस में जो पूरी रिंग है उसका मास ज्यादा होगा। यहां मैंने माना था कंप्लीट रिंग का मास m और आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो ये आया था, ये आर्क के लिए आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क। आर्क समझते हो ना बेटा, इसको कह रहे हैं यहां से लेके यहां तक ये जो चीज रोटेट कर रही है इसको हम अपनी आर्क कह रहे हैं, आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर आर्क का ही मास m दे दे, जैसे क्वेश्चन में दे रहा है, वो कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क ऑफ अ रिंग इज m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो इस केस में मेरा mr² ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यानी कि यहां से हमने सीखा एक कंप्लीट रिंग का अपने प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है अगर रिंग का मास m हो। रिंग को अगर आप आधा कर दोगे तो आधा हो जाना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और अगर आप कह रहे हो रिंग आधी है पर रिंग का मास आधा नहीं हुआ, रिंग पूरा मास लेके घूम रही है, आधी रिंग है पर मास m है, तो ऐसे केस में mr² ही रहेगा जो कंप्लीट रिंग का होता था। वैसे ही मैंने यहां उसके आर्क के लिए बताया, अगर आप रिंग के किसी आर्क का डिस्कशन कर रहे हो, रिंग का मास m ले रहे हो, पूरी रिंग का मास m ले रहे हो, तो इसका मास कम होगा। इसका मास अगर आप जानना चाहते हो आर्क का मास कितना होगा, तो इसका जो मास होगा वो होगा m थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई या 360 डिग्री, ठीक है ना, या फिर m थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, डिपेंड करता है एंगल रेडियन में दिया है या फिर डिग्रीज में दिया है। तो उस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये जो इसका मास है मल्टीप्लाई बाय r²। पर अगर वो बोले भैया इसी का आर्क का मास ही m है, तो फिर mr² ही रहेगा आंसर, ठीक है ना। तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा, mr² रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं। लेट अस से क्वेश्चन अभी क्विकली हम बना लेते हैं, इसमें कुछ हर्ज नहीं है। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखें, आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि यहां पे आप लोगों को एक आर्क दिया है, ठीक है ना, ये आर्क दिया है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में, आर्क फ्रॉम रिंग, कंप्लीट रिंग, आर्क फ्रॉम कंप्लीट रिंग ऑफ मास 6 kg, ठीक है, और ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको निकालना है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क विद रेडियस 2 मीटर, ठीक है। तो कंप्लीट रिंग का मास दिया है 6 kg, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे याद रखना पड़ेगा, ये जो आर्क है इसका मास 6 नहीं है, इसका मास हमें पहले चाहिए। या तो आप इसका पहले मास निकाल दो या डायरेक्टली फॉर्मूले में डाल दोगे। डायरेक्टली फॉर्मूले में डालोगे तो क्या हो जाएगा, mr² थीटा डिवाइडेड बाय, एंगल किस में दिया है, डिग्रीज में, तो आप लिखोगे 360 डिग्री। ये वाले फॉर्मूले को यूज कर लो। ऑब्वियसली यहां से क्या आ जाएगा, mr² और 60 डिवाइडेड बाय 360 यानी कि 1/6 mr²। तो मास है 6, रेडियस है मेरा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 2 का स्क्वायर बचा, यानी कि 4 kg मीटर स्क्वायर। यहां से आंसर आ जाएगा 4 kg मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको यही क्वेश्चन में चीज बदल के दे दे, मान लो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MOI ऑफ आर्क ऑफ मास 4 kg and radius 2 meter about axis perpendicular to plane of ring, ठीक है ना। ये जो साइन बनाया है ये परपेंडिकुलर के लिए बनाया है मैंने, ठीक है। तो वही चीज जो आपसे पूछ रहा है, अब यहां पे आर्क का मास डायरेक्टली दे दिया है। यहाँ पे आर्क का जो मास है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है, और ये एंगल भी दे रखा है डायग्राम में, मान लो एंगल भी दिया हुआ है हम लोगों को 30 डिग्री, ये एंगल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसका मास डायरेक्टली दे दिया, इसका मास डायरेक्टली 4 kg दे दिया, और रेडियस हम लोगों को क्वेश्चन में 2 मीटर दे दिया। तो अब हमें एंगल का कुछ नहीं करना। एंगल का काम तब आता है जब कंप्लीट रिंग का मास दिया जाए, आर्क का ना दिया जाए, तो एंगल को यूज करना है, अदरवाइज तो डायरेक्टली कर देना। अब यहाँ तो सिंपली डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सिर्फ mr², यानी कि 4 × 2 का स्क्वायर यानी कि 16 kg मीटर स्क्वायर। यहां जरूरत नहीं है एंगल की, यहां हमें एंगल की जरूरत नहीं है। पहले वाले केस में थी क्योंकि उसमें टोटल रिंग का मास दिया था, कंप्लीट रिंग का दिया था, बट अगर हमें आर्क का मास डायरेक्टली दे दे तो जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही अब हम लोगों को डिस्कस करना है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। जैसे रिंग है वैसे हम लोगों को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क का डिस्कस करना है। डिस्क और रिंग में फर्क क्या है डिस्क और रिंग में फर्क क्या है, अगर आप ये शीट देखते हो ध्यान से, इस शीट पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और उसको कट कर देता हूं, तो वो क्या बन के बाहर निकलेगी, रिंग या डिस्क, वो बन के बाहर निकलेगी एक डिस्क। तो डिस्क का मतलब है वो देखने में तो रिंग जैसी लगती है, अगर आप डिस्क की बात करोगे देखने में तो रिंग जैसी लगती है, बट सारा मास बाउंड्री पे नहीं है, मास अंदर भी है। वो एक शीट से कट किया गया है, एक प्लेन से कट किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क कहते हैं। तो अगर हम डिस्क की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डिस्क ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट अस से दिस इज अ डिस्क, तो इसमें सारा मास बाउंड्री पे नहीं है, बीच में भी होगा,
और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ किस एक्सिस की बात कर रहा है, जैसे रिंग में एक्सिस ली थी वैसे ही यहाँ भी एक्सिस ले रहा है, जो कहां से पास कर रही है, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ये एक यूनिफॉर्म डिस्क है, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कहां से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इस डिस्क का रेडियस हम लोगों ने आर ले लिया, इसका जो रेडियस है वो हम लोगों ने कितना कंसीडर कर लिया, आर। इसका जो हमने मास कंसीडर करना है डिस्क का, वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, यहाँ पे एम कंसीडर कर लिया। और ये रोटेट कर रही है, ये इस तरीके से क्या कर रही है, घूम रही है। रिंग का आंसर आया था एम आर स्क्वायर, पर इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो जो डिस्क का ये हम लोग याद रखेंगे, यहां से जो डिस्क है इसका आंसर आता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, कैपिटल एम लिया छोटा एम लिया वो देख लेना क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 2। जो भी मास दिया है इनटू डिस्टेंस इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, आप वर्ड्स में चाहते हो तो इसमें हम लिख देते हैं, ये है मास इंटू रेडियस, जो भी इसका रेडियस है इसका स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2। यानी रिंग से आधा आंसर आ रहा है। क्यों आधा आंसर आ रहा है? आपको तो लगेगा सर ज्यादा आना चाहिए, इसमें तो ज्यादा मास है। नहीं, मास सेम लिया है, जो मैंने रिंग में मास लिया था वही इसमें लिया है। हालांकि रिंग में सारा मास बाउंड्री पे था, इसमें मास आपका एक्सिस के पास आ गया है, और मास एक्सिस के पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा। जितना मास एक्सिस के पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से कम आया। आप देख सकते हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है डिस्क का सेम एक्सिस से, वो लेस देन रिंग आया है। रीजन क्या है, वजह क्या है? क्योंकि यहां पे मास एक्सिस के क्लोज आ गया है, मास क्लोजर टू एक्सिस। यहां मास दोनों का पहले तो सेम है, पर ज्यादा मास, रिंग में सारा मास इतनी दूरी पे ही था, रिंग में सारा मास एक ही डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, कोई भी मास एक्सिस से और क्लोज नहीं था। यहां तो आप देख सकते हो मास कितना क्लोज है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, हर जगह मास फैला हुआ है, यानी कि यहां मास क्लोजर टू एक्सिस है। इसीलिए इसी रीजन से, इसी वजह से जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रिंग से घट जाता है, कम हो जाता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का जो है रिंग से कम हो जाता है। ठीक है ना, DISC भी दिखा है मैंने, वैसे आपको DISK से दिखेगा डिस्क। आप जो भी वर्ड यूज कर रहे हो थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन पेपर में डिस्क की स्पेलिंग देगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। कहीं जगह C लिखा होता है, कहीं जगह K लिखा होता है, वैसे DISK भी लिख देते हैं डिस्क। ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम है, क्योंकि यहां मास एक्सिस के क्लोज आ गया है। ओके, यहां भी वही चीज, वही आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हो, सेम चीज यहां भी कह सकते हो। इसको बोलते हैं सेक्टर। जैसे पिज्जा नहीं होता, एक पिज्जा आता है, पिज्जा पूरा एक सर्कल में आता है ना, वो डिस्क है। अब उसके छोटे छोटे स्लाइसेस हो गए, है ना। जैसे कि आप पहले पिज्जा कंसीडर कर रहे थे, अब यहां पे आप पिज्जा के स्लाइसेस ले रहे हो। मान लो यहां पे मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है। तो अब इस पिज्जा के बहुत सारे स्लाइस कर दो आप, एक स्लाइस ये हो गया, एक स्लाइस ये हो गया, एक स्लाइस ये हो गया, इक्वल स्लाइसेस कर दिए मैंने बहुत सारे, है ना, बहुत सारे स्लाइसेस कर दिए। तो अगर आप इसके डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस कर रहे हो तो हर स्लाइस से सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। यानी कि अगर मान लो आपने इसके कितने स्लाइस कर लिए, मान लो मैंने इसके कितने स्लाइस कर लिए, यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 स्लाइसेस कर लिए। तो आप देख सकते हो हर एक स्लाइस से सेम आंसर आएगा। अगर मैं पूछूं इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा mr²/2, तो टोटल होता है, और कितने हिस्से कर दिए 8, तो इससे 1/8 आएगा। इससे भी mr²/2 डिवाइडेड बाई 8, mr²/2 डिवाइडेड बाई 8, सभी स्लाइसेस से सेम आएगा। जितने भी आपने हिस्से करें डिपेंड करता है, 7 करें तो बाई 7, 8 करें तो बाई 8, है ना। तो यानी कि जितने स्लाइसेस कर लोगे डिवाइडेड बाई वो हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है सोचने का, आप ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो वही आप लोगों का बड़ा सा शीट है या फिर बड़ी सी आपकी डिस्क है, और ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और आपसे पूछे सिर्फ मुझे इसका हिस्सा बताओ, मुझे सिर्फ इसका पता करना है कि भाई ये जो मेरा यहाँ पे सेक्टर है, इसको मैं सेक्टर कह रहा हूँ, जिसको मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ ना, सिर्फ मुझे इसी से हिस्सा पता करना है मुझे कि इससे कितना आएगा। तो ऐसे में आपको वो एंगल दे देगा, यहाँ पे एंगल दे देगा। तो जैसे रिंग में किया था वैसे यहाँ एंगल अगर थीटा गिवन है, तो आपको पता है आपको यहाँ से सेक्टर का निकालना है, यानी कि एक पोर्शन का निकालना है, आपको कंप्लीट का नहीं निकालना। तो आप बोलोगे सर ये एंगल जरूरी है, तो वही बात जैसे पहले की थी, थीटा डिवाइडेड बाय जितना भी ये एंगल होगा, डिग्रीज में है तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री कर देना,
और रेडियन में है तो 2 पाई कर देना और इनटू mr²। m क्या था? पूरे m क्या था? मास ऑफ, m क्या ले रहा हूं मैं? मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। पूरी डिस्क का मास अगर m है तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। थीटा पे डिपेंड करेगा, ये लिख सकती हो, या फिर एंगल अगर आपका रेडियन में दिया जाए तो ये लिख सकते हो। बाई 2 भी आएगा, सॉरी एक 2 का फैक्टर भी आएगा क्योंकि डिस्क है, रिंग होता तो नहीं आता, डिस्क है तो एक 2 का फैक्टर भी आएगा, mr²/2 भी आएगा। रिंग होता था तो नहीं आता था, डिस्क में बाई 2 भी आता है। पर अब वही बात कि सर अगर हमें क्वेश्चन में क्या बोले, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये दे, मान लो जैसे कि ये ऊपर क्वेश्चन दिया, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन में बोले कि हमें एक सेक्टर तो दिया है ना, मान लो इस तरीके से एक सेक्टर तो दिया है, बस पिज्जा रोटेट कर रहा है ना, ये एंगल भी दिया है, मान लो एंगल कुछ 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, पर हमें इसी का मास गिवन है, इसका मास गिवन है m है ना, रेडियस गिवन है r है। तो ऐसे केस में कितना होगा? तो इस केस में जो सेक्टर का आएगा, इसमें आप लोगों को फिर ये थीटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें स्लाइस का डायरेक्टली मास दे दे फिर थोड़ा ना जरूरत है एंगल की। एंगल का जरूरत तब पड़ता है जब हमें पूरे डिस्क का मास दिया जाता है, तो फिर हम लोगों को पहले स्लाइस का मास निकालना पड़ता है। अब वो क्यों करना जब डायरेक्टली दे दिया उसने, भाई डायरेक्टली दे दिया फिर थोड़े ना करना है, फिर तो हम बोलेंगे सर जो भी हमें इसका मास दिया है सेक्टर का, और यानी कि जो भी रेडियस का स्क्वायर है वो, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। यहां पे ये चीज क्यों करनी पड़ रही थी, θ/360, क्योंकि m इंटू θ/360 सेक्टर का मास था। बेसिकली फॉर्मूला रहेगा मास ऑफ सेक्टर इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय 2। अब वो मास सेक्टर का डायरेक्टली दे दे, वो पिज्जा वाले हिस्से का मास डायरेक्टली दे दे तो डायरेक्टली mr²/2, अगर ना दे तो आपको m इंटू θ/360 या m इंटू θ/2π करके निकालना पड़ता है। आ रहा है समझ में? यानी कि इन शॉर्ट जो भी सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है जो भी आपका सेक्टर का मास है, सेक्टर का मतलब ये जो हिस्सा आप ले रहे हो इसका जो मास है इनटू रेडियस का स्क्वायर, जो भी आपका रेडियस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आपको करना है। डायरेक्टली मास दे दे तो डायरेक्टली डाल दो, अगर m दे दे मास ऑफ अ सेक्टर तो डायरेक्टली डाल दो, जैसे हमें यहां दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ अ डिस्क, जिसमें आपको डिस्क का मास दिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ डिस्क ऑफ मास m, यहां पे हमें सेक्टर का मास दिया सेक्टर ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m, तो हमारा आंसर सिर्फ mr²/2 रहेगा। अगर डिस्क का मास m दे तो फिर θ/2π करना पड़ेगा। तो एंगल तभी काम आएगा जब हमें डिस्क, कंप्लीट डिस्क का मास दिया जाए। ओके, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं जिससे क्वेश्चंस और आसान हो जाते हैं। इन थ्योरम को मैं आज नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैं चाहूंगा इसको बहुत आराम से तसल्ली से समझाऊं, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मैं हड़बड़ाहट में नहीं, बहुत आराम से तसल्ली से एक एक चीज समझाना चाहता हूं। आपने देखा होगा मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेके आया हूं आज आप लोगों के सामने। इसका सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है, आपको विजुअलाइज हो जाए, आपको रियलाइज हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इस चीज को समझो कि जो भी आज हम लोगों ने कवर किया है, बेसिक्स कवर किए हैं। आज जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन आपको पढ़ने को मिली है, आज जस्ट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्शन किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए किया है। ये दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब काम आती है? जब आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस पे पूछ लेता है। दो थ्योरम पढ़ाऊंगा, एक परपेंडिकुलर एक्सिस, एक पैरेलल एक्सिस, यही दो थ्योरम सबसे ज्यादा काम आएंगी और सबसे ज्यादा सवाल इन दोनों थ्योरम के बिहाफ पे बन सकते हैं। बट आज कर देता हूं स्टार्ट, तो फिर लंबा जाएगा लेक्चर और फिर हम लोगों को याद रखना है कि हमारे दिमाग में भी जाना चाहिए। हमें जल्दबाजी ऐसे चैप्टर्स में नहीं मचानी चाहिए जो ऑलरेडी हमारे वीकर सेक्शंस है और जो काफी बच्चों का वीक रहता भी है, ठीक है। सो यहां तक मुझे लगता है कहानी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार मैं रिकैप जरूर करा देता हूं। सो फार आज हम लोगों ने कवर क्या किया है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं एक काम करता हूं, इसकी एक फॉर्मूला स्लाइड बता देता हूं, इसी पे कर लेते हैं रिवीजन में। आज सबसे पहले हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा की है, MOI, यानी कि इसी को हम कहा करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी को हम कहा करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चर्चा की है हमने, इसके दो फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने डिस्क्रीट के लिए भी पढ़ा है और कॉन्टिन्यूअस के लिए भी पढ़ा है। डिस्क्रीट के लिए हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर I1 से लेके N, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोगों ने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए अगर हम ध्यान से देखें
कॉन्टिन्यूस मास सिस्टम में हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी। डिपेंड करता है हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, वाई में जैसे भी देख रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सभी पे डिपेंड करता है, मास पे भी करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, मास पे भी करता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, डिस्टेंस पे भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी करता है, उसके डिस्टेंस पे भी करता है, कितने डिस्टेंस पे मास पड़ा है उस पे भी करता है, हर तरीके से शेप साइज सभी फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो बहुत क्रूशियल है कि इसको ध्यान से निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना बहुत जरूरी है। जितना मास दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ये भी हमने देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे हैं, हम लोगों ने एक रॉड के लिए देखे हैं। रॉड के लिए मैंने इसके एंड पॉइंट पे आपको बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर इसकी लेंथ L है तो हमने देखा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, मास अगर m है तो हमने देखा था ml²/3। फिर हम लोगों ने रॉड के लिए ये भी देखा था कि अगर मेरी रॉड सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां से ये हो जाएगा ml²/12। और हमने देखा था रॉड के केस में ही, अगर आपको याद हो, हमने ये भी देखा था अगर रॉड किसी एंगल पर रोटेट कर रही है, ठीक है ना, अगर रॉड मेरी किसी एंगल पर रोटेट कर रही है इस तरीके से, एंगल मुझे दे रखा है थीटा, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 तो होगा, बट साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी होगा, ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और अगर मेरी रॉड ऐसे रोटेट कर रही है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ऐसे रोटेट कर रही है और ये एंगल थीटा दे रखा है, तो यहां से ml²/12 तो होगा, बट साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा अगर रोड बेंड कर गई है ना, यानी कि बेंडिंग वाला भी इफेक्ट पड़ा था। अगर रोड को बेंड कर रहे हो और दोनों सेमी प्लेन में रोटेट कर रहे हैं पोर्शन, एक ये है एक ये है, दोनों रोड्स के बीच का एंगल थीटा है, तो मेरा ml² कितना आ जाएगा? 12 ही रहेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? और इसके अलावा हमने पढ़ा एक कंप्लीट रिंग के बारे में। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है mr²। m मास है, r रेडियस है इसका। डिस्क की अगर हम बात करें तो डिस्क की हम लोगों ने भी चर्चा की। डिस्क में जो मेरा आंसर आया था वो कितना आया था? अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आया था mr²/2। ठीक है ना। कौन सी एक्सिस से? एक्सिस परपेंडिकुलर, ये याद रखना, यहां से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी कि AOR की अगर हम बात करें वो क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है ना, एंड पासिस सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। ओके, फिर हमने रिंग में यहां पे आर्क से भी बात की थी, तो हमने देखा था यहां पे अगर हम इसकी आर्क से निकालेंगे रिंग के केस में, ठीक है ना, हमने आर्क से निकालने की बात की थी, तो बेसिकली वही है, यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो भी मास ऑफ आर्क है इनटू जो भी इसका रेडियस है उसका स्क्वायर, ठीक है ना। और मास ऑफ आर्क निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में ना दे डायरेक्टली, तो मास ऑफ रिंग, ठीक है, इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और 2 पाई। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आर्क का मास ना दिया जाए। दे दे तो अलग बात है, अगर ना दे तो आप ये यूज कर सकते हो। सेक्टर में भी सेम ही चीज थी, अगर हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सेक्टर में भी आप सेम ही चीज कह सकते हो कि हमें, जैसे मान लो ये सेक्टर दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमें अगर मास ऑफ सेक्टर पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रेडियस पता है तो सिंपल है, यहाँ पे आ जाता है मास ऑफ सेक्टर इनटू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बट अगर हमें सेक्टर का मास नहीं पता तो वैसे ही जैसे हमने रिंग का निकाला था वैसे ही यहाँ मास ऑफ डिस्क करना पड़ेगा और इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री करना पड़ेगा या 2 पाई करना पड़ेगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्रूशियल स्लाइड्स हैं, ये क्रूशियल फॉर्मूलाज हैं जो मैंने आज के इस लेक्चर में पढ़ाए हैं। ठीक है, आज आप लोगों को क्या करना है? आज ज्यादा नहीं, आप लोगों को कुछ खास ज्यादा नहीं करना, आपको आज रिकैप करना है, अच्छे से रिकैप एंड रिवाइज टिल फॉर्मूलाज, जितने भी टिल टुडेस फॉर्मूला जो भी हमने लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है ना, जितने भी आज फॉर्मूलाज पढ़े हैं, जितना भी मैंने आज आपसे डिस्कस किया है, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का ऐसे ही कंप्लीट होगा जब आप पूरा कंट्रीब्यूट करोगे मेरे साथ। ठीक है, सो आज यहीं तक रखता हूँ इस चैप्टर को। ठीक है, ज्यादा नहीं आप लोगों को आज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, आज इतना ही करूंगा।
आज एक फील लिया है हम लोगों ने। कोशिश करूंगा कल मैं आपके सामने और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेके आऊं, ताकि और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करें। पर कल का दिन क्रूशियल है। कल परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर में, आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते जाते हैं। स्टार्टिंग के एक दो जो टॉपिक हैं थोड़े थ्योरेटिकल मोड में चलते हैं, जहां हम थ्योरी ज्यादा कवर करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब मैं आप लोगों से अलविदा चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा इसी एनर्जी के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ। अगले लेक्चर में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय एवरीवन।